अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। सुबह बखैर। आप नया एक हफ़्ता कर रही हूँ। नया हफ़्ता स्टार्ट हो गया है, पीर का दिन है। और पीर का दिन जो है वो अपने आप को जब से मैंने शो शुरू किया ना, मैंने ज़्यादा कॉन्शियसली अपने आप को रिमाइंड करवाना शुरू किया है कि जो नया हफ़्ता शुरू हुआ है, इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट वीक, ताकि मुझे वो मंडे उस तरह से मंडे फील ना हो। ऑल्दो हमारी हमेशा गलती होती है कि हम पता नहीं क्यों सैटरडे फ्राइडे से हमारा रूटीन ख़राब होना शुरू होता है, देर तक जागते हैं, अगले दिन देर से सोकर उठते हैं और इस तरह संडे नाइट हम बर्बाद करते हैं। कल कोई पहला तारीख़ी लम्हा था जब मैं अपने बेटे के साथ सोने लेट गई थी। छोटा है, उसको जल्दी नींद आती है, और मैंने अपने बाकी जो बड़े वाले बच्चे उनसे कहा कि बस मामा इज़ गोइंग टू स्लीप, अब मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करे। सोते सोते 11 बजे। बट इट वाज़ अ हिस्टोरिक मोमेंट इन माई लाइफ कि मैं पहली बार संडे नाइट जल्दी सोई ताकि सुबह थोड़ा फ्रेश हो सकूँ। और आई होप कि थोड़ा सा फ्रेश आप लोगों को लग रही होंगी, ऑल्दो गले में किचकिच है। एक कल मेरी ना किसी एक दोस्त से बात हो रही थी, बड़ा एक डिफरेंट सा हम एक अजीब सी गुफ्तगू कर रहे थे, ज़रा बुकराती किस्म की। मैंने सोचा आप लोगों से उसका थोड़ा सा पहलू आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। बात ये हो रही थी कि फ़लाँ शख्स बड़ा बदनसीब है, उसके पास कुछ भी नहीं है। तो मैंने उससे कहा कि मैंने बड़ा अर्ली ज़िंदगी में एक कहीं लेक्चर अटेंड किया था, और उसका लुबाब ये था कि वो जो लेक्चरार थे वो ये कह रहे थे कि अल्लाह ताला ने किसी के साथ ज़्यादती नहीं की, हर किसी को कुछ ना कुछ ज़रूर दिया है। और कुछ लोगों को वो चार चीज़ें मैं भी आपको बताती हूँ। वो चार चीज़ों का कुछ लोगों को उस चार चीज़ों में से एक कोई चीज़ दे दी, किसी को वो चारों दे दी, किसी को दो दे दी, मगर वो कॉम्बिनेशन ज़रूर मिला। और जब मैंने वो सुना, वो लेक्चर, मैं कोई 20s में थी, और मैंने जब रियलाइज़ किया, अपने इर्द गिर्द देखा, तो मैंने रियलाइज़ किया कि हाँ, कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसको अल्लाह ताला ने बिल्कुल डिप्राइव्ड रखा हो। अल्लाह ताला ने वो चार चीज़ों में से कोई ना कोई एक चीज़ तकसीम ज़रूर की है अपने बंदों में। और फिर मुझे एहसास हुआ बड़े होते होते, और अल्लाह ताला ने उसी चीज़ को आपके लिए हिसाब का वो बना दिया, तराजू बना दिया, कि अल्लाह ताला ने आपको दे के भी आजमाई और ले के भी आजमाई। वो चार चीज़ें क्या हैं? मैं औलाद की बात नहीं करी, मैं पर्सनैलिटी की बात कर रही हूँ। पहली चीज़ ये होती है कि अल्लाह ताला आपको ताकत, अथॉरिटी या तो दे के आजमाता है, लेके आजमाता है। जैसे अब आप अथॉरिटी आपके जहन में आएगी, वो तमाम लोग जिनको कोई ना कोई अथॉरिटी है। पुलिस वाला, उसकी वर्दी उसकी अथॉरिटी होती है। फ़ौजी, उसकी वर्दी अथॉरिटी है, राइट। आपको कोई हेड मास्टर है, उसको एक अथॉरिटी दी है। इसी तरह ब्यूरोक्रेट है, किसी भी लेवल पे आप अगर ऑथराइज हैं किसी भी पोजीशन में, ये अल्लाह ताला ने आपको अथॉरिटी दी है। अब यही आपकी आजमाइश बन जाती है। दूसरी चीज़ क्या है? पैसा। आपका जो पैसा है, वो भी कहते हैं ना कि माल भी अल्लाह ताला की आजमाइश, अल्लाह ताला दे के भी आजमा रहे, लेके भी आजमा रहे, तो एक माल हो गया। तीसरी चीज़ है हुस्न, खूबसूरती या पर्सनालिटी। ये भी हर शख्स को नहीं मिलती। किसी को अल्लाह ताला हसीन बनाता है या अच्छी पर्सनालिटी देता है, किसी को नहीं देता। और और जो चौथी चीज़ है वो है आपकी विजडम, आपकी नॉलेज। अल्लाह ताला ने किसी को भी डिप्राइव नहीं रखा। किसी को अथॉरिटी दे दी तो हुस्न, पैसा और वो नहीं दिया। अच्छा, अथॉरिटी के अलावा हाँ, पांचवा मेरा अपना एडिशन है, वो है शोहरत। शोहरत भी इंसान के दिमाग ख़राब कर देती है। जब आपको शोहरत मिल जाती है तो जो बहुत ग्राउंडेड लोग होते हैं वो अपनी शोहरत को सही चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, वो मज़ीद हम्बल होते हैं, मज़ीद उनके अंदर इज़्ज़त इनकसारी आ जाता है। जो हल्के लोग होते हैं उनके दिमाग पर चढ़ जाती है। तो अब आप अपने इर्द गिर्द देखिए, तो अब आपको समझ आएगी कि कोई भी डिप्राइव नहीं है। कोई बहुत गरीब ज़रूर है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको विजडम और नॉलेज दी है। वो ज़हीन है, वो नॉलेजेबल है, वो उसके लिए अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है। अगर कोई, और कई लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने शोहरत दिया, पैसा दिया और हुस्न दिया, तीनों चीज़ें दी, और वो तीनों चीज़ें या तो उनके सर पे चढ़ गई, उन्हें बर्बाद कर गई, या उन्होंने उसका बेहतर इस्तेमाल किया। तो अब आप अपने अंदर झाँकेगा, आप बदनसीब नहीं है। आप में पाँचों चीज़ों में कोई एक चीज़ आपके पास ज़रूर होगी। या तो आपको अथॉरिटी होगी, ज़रूरी नहीं कि अथॉरिटी आपके को बहुत बड़े इदारे के सरबराह होंगे, हो सकता है आप हेड ऑफ़ द फैमिली हो, आप कहीं की टीचर हो, आप कोई आपके बच्चे हों आपके नीचे, मतलब कहीं ना कहीं हमारे पास अथॉरिटी होती है, किसी ना किसी पर होती है। तो उस अथॉरिटी का आप सोचिएगा क्या मैं सही इस्तेमाल कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ। हो सकता है पैसा ना हो सकता है हुस्न ना हो सकता है शोहरत ना हो, अथॉरिटी होगी। कहीं विजडम और नॉलेज होती है। नॉलेज का तो बड़ी पकड़ है। अगर आपको कोई चीज़ सही पता है और आपने नहीं लोगों के खैर के लिए इस्तेमाल की, तो उसके आपके सही ठीक ठाक जूते पड़ेंगे आगे जाके। तो अभी 5 चीज़ों में अपने इर्द गिर्द भी नोटिस करें, लोगों के पास हैं, किसी के पास 2 हैं, किसी के पास 3 हैं, किसी के पास 5 हैं, किसी के पास 1 है। अल्लाह ताला ने किसी को भी, किसी जी रूह को भी डिप्राइव्ड नहीं रखा। मैं वो बाकी बातें तो कर ही नहीं रही कि जान है, आँखें हैं, ये है, वो है, वो सब की बात नहीं कर रही। मैं बात कर रही हूँ बिल्कुल ज़ात की हद तक कि इन 5 चीज़ों में से अगर आपके पास एक आध चीज़ है ना, तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। वो अल्लाह ताला ने आपके लिए आजमाइश के तौर पर दी है। हुस्न की भी आजमाइश है। आपके अंदर तकब्बुर आ जाता है, आप उसे अपने हुस्न को गलत चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, चार्म करते हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, या आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और आप कोशिश करते हैं कि मैं
ख्याल रखूँ अगर अल्लाह ताला ने ताकतवर जिस्म दिया है तो उससे मैं क्या काम ले सकता हूँ। तो सिमिलरली अगर आपके पास अथॉरिटी है तो अपने अंडर के लोगों का ख्याल करें, कोशिश करें उस अथॉरिटी को सही तरह इस्तेमाल करें। तो बहरहाल आज आप सोचिएगा ज़रूर कि अगर 5 चीज़ों में से जिसमें एक पर्सनालिटी है, ताकत है, मनी एक अथॉरिटी है, आपकी नॉलेज है, आपका पैसा है, शोहरत है, अगर आपके पास कोई भी एक चीज़ है तो आप उसका इस्तेमाल किस तरह से कर रहे हैं। फूड फॉर थॉट है, सोचिएगा ज़रूर। अब आज अभी मैं ब्रेक के बाद आपसे बड़े इंटरेस्टिंग लोग लाइंड अप है मेरे पास। एक बहुत ही लाइवली सी पर्सनालिटी एज अ होम शेफ़ जिनसे अभी मैं आपको मिलवाऊंगी, कोई मज़ेदार और बहुत डिफरेंट चीज़ें बना रही हैं। इसके अलावा हमारे साथ एक एस्थेटिशियन मौजूद होंगी जो कि हमें ये बताएंगी कि इलेक्ट्रोलिसिस और लेज़र हेयर रिमूवर में क्या फ़र्क है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, लेकिन मुझे पता चला कि अच्छा इसमें भी फ़र्क है। तो अगर आप अपने गैर ज़रूरी फेस के बालों से निजात हासिल करना चाह रहे हैं तो व्हाट इज़ द बेस्ट प्रोसीजर। और इसके बाद हमारे साथ एक बहुत एंटरटेनिंग पर्सनालिटी मौजूद है, कुछ कॉमेडी स्किट्स आपके लेकर आएंगे। तो आपने कहीं नहीं जाना है, हमारा पूरा प्रोग्राम एंजॉय करना है। मैं मिलती हूँ आपसे इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैं मौजूद हूँ किचन में, मेरे साथ जो होम शेफ़ मौजूद हैं उनका मैं पहले एक छोटी सी एक बात बता दूँ। याद है हमारे पास एक वाइन थी, डिज़ाइनर ने बताया था कि जो विंटर है उसका सीज़न, जो विंटर सीज़न का कलर है वो है रेड। तो आज जो हमारे साथ होम शेफ़ हैं वो रेड ही पहन कर आई हैं। मुझे बात याद आ गई, आई लव रेड, लेकिन मुझे लगता है शायद मुझ पर इतना सूट नहीं करता, लेकिन इन पर बहुत ज़्यादा सूट करे। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो मैं आपको मिलवाती हूँ नबीला एजाज से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है। लिटिल रेड राइडिंग हुड बनी है यार। थैंक यू सो मच कि इतना ज़बरदस्त कॉम्प्लीमेंट आपने मुझे लिखा। और सच्ची बात है, सर्दी के तो मैं कहती हूँ ये हसीन डार्क कलर ही आई नो, तो छा जाते हैं कलर। सही कहते हैं। मरी की सर्दी में अगर आप हनीमूनर्स को देखें तो वो लाल रंग का वो पहनी होती है, कढ़ाई वाला शॉल है ना। एक्चुअली महविश बात ये है कि मुझे डार्क कलर्स और प्लेन ड्रेसेस पसंद है, क्योंकि मेरे हस्बैंड की पसंद थी। तो मैं प्रिंटेड कपड़े पहनती थी, तो वो कहने लगे नहीं थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, ये प्लेन कपड़े पहने उसका अलग प्लेन का अपना चार्म है। तो मैं तो वो कहते हैं ना वो एक फोबिया हो जाता है, मुझे वही हो गया। तो मैं ब्लैक का मुझे था पहले, मगर मैं ब्लैक कलर बहुत पहनती थी, मगर मैं प्लेन कलर में जो मुझे हुस्न नजर आया तो मैं वो करती हूँ। अच्छा, आपके लिए एक शेर अर्ज करना चाहती हूँ जो मैंने आज सुबह ही सुबह बनाया है। खुद बनाया है? हाँ, मैं हूँ नहीं, शायरा नहीं हूँ, मगर कहते हैं थोड़ा सा शौक है कुछ मजा करने का। हाँ, आपकी बज़म में आए हैं महविश, आपकी बज़म में आए हैं महविश, आपकी बज़म में आए हैं महविश, जाने को जी चाहता नहीं महविश, जाने को जी चाहता नहीं महविश, आपकी मेज़बानी कमाल की है, सुबह 9 बन के छा गई मैं। क्या बात है, ज़बरदस्त, ये तो कमाल हो गया। अच्छा, इन्होंने मुझे ऑफर कुछ नहीं बताया था, थैंक यू सो मच। और ये सुबह सुबह रास्ते में आते हैं, मैंने कहा क्या ऐसा हो सकता है जो इनके लिए कमाल, इनकी होस्टिंग और इनकी पर्सनालिटी में हो, तो ये जल्दी में यही बना। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच, सो स्वीट ऑफ यू। अच्छा ये बताएं, शेर तो आपने बना लिया, आज आप हमारे लिए क्या बना रही हैं? देखें, मैं जो हूँ कोई सर्टिफाइड शेफ़ तो नहीं हूँ, होम मेकर कह लें या हाउस वाइफ जैसे शौकीन होती हैं, तो होम शेफ़ के तौर पर मैंने थोड़ा सा स्टार्ट किया था और मुझे शौक था, तो मैंने चैनल्स पे भी मुझे मौका मिला, तो मैंने लाइव कुकिंग काफ़ी एक्सपीरियंस किया। और मुझे यकीन करें, वो कहते हैं ना एक शौक या हॉबी होती है, मुझे बहुत मज़ा आया चैनल्स पे करके। तो मेरा कॉन्फिडेंस जो कहते हैं ना वो बहुत बढ़ा और मुझे अच्छा लगा। तो आज मैं आपके लिए कुछ, मेरी शौक और आदत है कि मैं कुछ चीज़ें ऐसी बनाती हूँ जो कुछ थोड़ा सा यूनिक लगे, चाहे वो किसी को पसंद आए ना आए, आहिस्ता आहिस्ता टेस्ट डेवलप होता है, मगर मुझे लगता है कि आपको ट्राई करनी चाहिए नई चीज़ें। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि चैनल्स पे और लोग दिखाते हैं, सब बनाते हैं, तो कोई ऐसी रेसिपी हो जो डिफरेंट लगे। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ कॉर्न कबाब। कॉर्न कबाब, ज़बरदस्त। अच्छा, कॉर्न कबाब जो है वो कॉर्न ऑन द कॉब, जब इन्होंने कॉर्न कबाब कहा था मुझे लगा कॉर्न ऑन द कॉब कह रही हैं। तो कॉर्न कबाब है आलू और जी मैं आपको बताऊं, देखें अच्छा अभी हमने क्या क्या चीज़ें लेंगे, चलें बताना शुरू करें। और ये कॉर्न कबाब का जो अभी हम इंग्रेडिएंट्स बता रहे हैं, कितने लोगों के लिए बन जाएंगे? ये तो तकरीबन अगर ज़्यादा बना रहे तो इसी रेशो को बढ़ा दें तो ये कम से कम 6, 7, 8 तो इस वक्त जो करंट हमने रेशो लिया है वो 6-7 लोगों के लिए काफी है। ये 1.5 कप आलू है बॉयल, 1.5 कप, 1.5 कप। हाँ, अच्छा, इसमें आप बराबर भी डाल सकते हैं कॉर्न, बॉयल हुए हुए कॉर्न है, और इनको समझ लें क्रश कर लें या मशीन में उसमें ग्राइंड कर लें। सही है। अच्छा, मुझे लगा था ये मूंग की दाल है, लेकिन एक कॉर्न, हाँ, तो ये देखने में लगा 1 कप से थोड़ा सा ज्यादा है, तकरीबन 1 कप आप डाल सकते हैं। अच्छा, ये जो स्वीट कॉर्न हमें फ्रोजन पैकेट में मिलते हैं, लोग, मैं यूज नहीं किया, मैंने वो नहीं करें, करते हैं। आप ये भुट्टा ले लीजिए पूरा, उसको पूरे भुट्टे को डाल के आप बॉयल, ये बॉयल हुए
हाँ भुट्टा तोड़े, 2 टुकड़े करें, ठीक है, वो डालें आप और ये बॉईल हो जाए, इसके दाने निकाले और आपने इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें। हाँ, और ग्राइंड करके और कुछ दरदरा सा रखते हैं, मतलब थोड़ा सा मोटे मोटे, वरना बिल्कुल पेस्ट नहीं कर रहे हैं, बुरा लगेगा। हाँ, तो मैं तो इस तरह ही करती हूँ। और ये 1 कप ले लिया और ये समझ लें 1.25 कप या 1.5 कप ले सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग जरा आलू ज्यादा डाल लेते हैं, बच्चे शौकीन होते हैं ना। लेकिन ये 1.25 कप और ये पूरा 1 कप, ये 1 कप या 1.25 कप है, ठीक है। अच्छा, ये जो है शिमला मिर्च है आधा कप, सही है, ठीक है, ये भी छोटी, एक शिमला मिर्च हो गया, एक शिमला मिर्च, एक सही है, ठीक है। अच्छा, ये प्याज आधी प्याज, बड़ी एक प्याज ले आधी कर लें, ठीक है, ये आधा कप। अच्छा, ये अदरक है, और अदरक जो है वो बारीक बारीक काट के छोटी सी क्रश करके कर लें। सिर्फ अदरक ही है? सिर्फ अदरक है, लहसुन नहीं है। अच्छा, सही है, आपने इसको क्रश कर लिया अदरक जी, कद्दूकश से। अच्छा, आप पाउडर भी डाल सकते हैं इन कबाब में, आप पाउडर अदरक लहसुन दोनों का डाल सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट करें ना, तो मैं बस यही चीजें करती हूँ कि मुझे चेंज अच्छा लगता है, तो मैंने इसमें अदरक ही डाली तो मुझे अच्छा लगा। कुटी भी अदरक है? जी हाँ। अच्छा, और ये आप डाल लें, समझ लें 1/2 टीस्पून, ज्यादा डालेंगे तो हर किसी को टेस्ट पसंद नहीं आता। अच्छा, ये ऑप्शनल है, मर्जी पे। लेमन जूस है 2 कतरे इसमें डाल लें, नहीं डालना कोई ऐसी, लेकिन लेमन से एक थोड़ा सा अच्छा सा फ्लेवर एनहांस हो जाता है। मैं कटलेट्स में भी डालती हूँ। हाँ। अच्छा, नमक आपका अपना हस्बे जायका, ठीक है, 1/2 टीस्पून रखें, मगर उससे ज्यादा कर सकते हैं। अच्छा, ये जो है ये साबुत बॉईल हुआ कॉर्न है, ये भी लोग उसके जो कॉर्न लवर है ना, उनके लिए तो ये एक नई सी चीज है, क्योंकि वो तो शौक से खाएंगे, क्योंकि वो भुट्टा उबला हुआ भी खा लेते हैं और मसाले वाले बने वो भी खा लेते हैं। तो ये थोड़े से आप 2 टेबलस्पून, ये आप ऐसे कहेंगे ताकि मुंह में जरा क्रंची आए। अच्छा, ये 2 टेबलस्पून ये डाल लें आप। अच्छा, ये मैं आपको बताती हूँ, मैंने अदरक डाली थी, अब लहसुन मैं नहीं डाल रही, ना पेस्ट ना ही चॉप्ड, ये है हरा लहसुन, ठीक है। अच्छा, इसकी सोंधी सोंधी खुशबू जबरदस्त, तो ये जो है आप 1.5 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून। अच्छा, फिर तो इस सर्दियों में आता है जी, आ रहा है, अभी आया था, तो थोड़ा गर्मियों में आप नॉर्मल लहसुन डाल दें। हाँ, मगर वो कम, पेस्ट वगैरह नहीं, इसका जायका नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे लोग, नहीं पसंद करते ज्यादा, तो इन कबाब में तो मुझे नहीं अच्छा लगा, ठीक है, तो यही अच्छा लगेगा, लहसुन, हरा लहसुन। और ये काली मिर्च है, ये आप डालें 1/2 टीस्पून, सही है। अच्छा, ये कॉर्नफ्लोर है, ये आप 1.5 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून, और ये बाइंडिंग के लिए बिल्कुल 2 टेबलस्पून से डाल लें आप। अच्छा, ये ब्रेड क्रम्स है, ये आप कम से कम 3 या 4 टेबलस्पून डाल सकते हैं, ये भी ये क्या आप अंदर डाल देंगे? जी जी, ओके, आई थॉट ये लपेटने के लिए, नहीं, फोल्डिंग के लिए, वो तो फिर अंडे के साथ, ठीक है। ये ब्रेड क्रम्स, हाँ, ये भी इसमें डालेंगे। अच्छा, ये मेथी है, वो है अजवाइन, और ये अजवाइन जो है, अजवाइन जी, ये मैं खुशबू के लिए काफी खाना डालती हूँ, ये समझ लें आप, वो कहते हैं ना फेवरेट, मुझे अजवाइन दही बड़ों में, आटे में, अच्छा, बहुत जबरदस्त, और ये हजम भी होती है, पता नहीं, बस इसकी खुशबू जो आती है, अजवाइन हजम भी करते हैं, ये बात सही है। तो ये जरा सी चुटकी भर अजमा, 2 चुटकी डाल लें, 2 चुटकी या 1/2 टीस्पून डाल लें अगर बहुत ज्यादा पसंद है। और ये है कुटी हुई लाल मिर्च, ये आप 1/2 टीस्पून रखें, और काली मिर्च भी डाल रहे हैं तो अपने हिस्से के, कुछ लोग ज्यादा स्पाइसी, जैसे मैं बिल्कुल मिर्च नहीं खाती, तो मैं कुटी लाल मिर्च को इग्नोर कर दूं, या हल्का सा जो 1 पिंच डाल लें। ये आपने क्या किया? ये इसके कबाब के साथ चटनी होगी, हरी चटनी है, मैं आपको बड़ा बोल दूं, अब आप इसमें मिक्सिंग करेंगे, ये लीजिए, आप मुझे 1 चमचा भी दे दें, ये दोनों चमचे से टीस्पून जी। अच्छा, पहले आप टीस्पून और ये टेबलस्पून ये लीजिएगा। अब हमने सबसे पहले आलू और ये डालें। अच्छा, आप ना यहाँ रखिएगा ताकि ये कैमरा में आ सके। अच्छा, देखिए बॉयल आलू हैं, तो इसको अच्छी तरह से आप मैश करके, ये आप जो मुझे ये देती चाहिए, जो फारिग हो रहे हैं, अच्छी तरह मैश किए मैं। अच्छा, आलू मैश करते हुए मुझे लगता है नमक अगर उसी वक्त मिला दें ना मैशिंग में, तो बड़ा अच्छा सा रच बस जाता है नमक। ये बात भी है, बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं जब आलू का भुर्ता बनाती हूँ, तो आप मैं भी यकीन करें, मुझे उसमें मसाला वसाला डालना अच्छा लगता है, तो मैं अलग से भी मसाले का पेस्ट बनाती हूँ, प्याज टमाटर भून के, मगर मैं कोशिश ये करती हूँ कि जो नमक है। अच्छा, और मैं आपको बताऊँ, एक ये टोटका बताऊँ, क्योंकि मैंने एक शो भी टोटकों का किया है। अच्छा, हाँ, मैं काफी शौक से वो करती हूँ, तो बस ये है कि जितने एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं उन चीजों में, इसमें हम थोड़ा सा ये भी डाल दें? हाँ, ये डाल दें, बहुत, ताकि मैं ये हटा दूं, बस सही है। और डालूं या बस थोड़ा सा डाल दें? हाँ जी, आप बता रही थी। तो मैं आपको बताऊँ, दाल, जैसे मैं ये टोटका बता रही हूँ कि लोग मसूर की दाल बनाते हैं, अब वो 2 घंटे भिगोई या 1 घंटे भिगोई, अब आपने चढ़ा दी, तो आप उसमें ना पकते वक्त नमक नहीं डालें, जब वो गल जाए, पक जाए, एंड में फिर आप नमक डालें। अच्छा, मैं तो पता क्या करती हूँ, सिर्फ हल्दी और जीरा डाल के हल्की आंच पे गला लेती हूँ, जब वो पेस्टी हो जाती है, देन आई ऐड ऑल द अदर जितनी भी सीजनिंग होती है, तो उससे बड़ा ये हमने डाला है नमक। ये 1/2 टीस्पून रखें, आपको जरा सा बढ़ाना है आप बढ़ा लें, ठीक है। ये भी, ये अदरक जो है ये भी 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ, ठीक है, सही है। बस दाल में मैं कहती हूँ नमक ना डालें, बड़ी अच्छी तरह और से, दाल को जितने कम पानी में गलाते हैं वो उतनी जल्दी गलती है। अच्छा, ये देखें काली मिर्च है, ये मैंने 1/2 टीस्पून डाल दी,
सही है। अच्छा, ये हरा लहसुन है, ये आप 1.5 टेबल स्पून के करीब, ताकि इसका फ्लेवर और बड़ा अच्छा सा हाँ। खुशबू आ जाए, है ना? क्योंकि हर कोई नहीं यूज करता आई हरा नो लहसुन। आई नो आई नो। और ये देखें साबुत जो कॉर्न है ये भी डाल रहे हैं, ठीक है? ये समझ लें आप 2 टेबल स्पून डाल सकते हैं। अच्छा, ये बताएं, आप इतने अच्छे खाने बनाती हैं, अभी आपके बेटे की भी शादी हुई है, तो आप बहू पे अब वो करती हैं, इंप्रेशन जमाती हैं कि देखो हमसे सीखो खाना बनाना, या आपने उसको नहीं, आप यकीन मोहब्बत से करें, रखा हुआ है? नहीं, ये बात है कि एक तो झूठ नहीं बोलूंगी, मेरे मियाँ बड़े आप कोऑपरेटिव टीवी हैं। पे, हाँ, बहू भी देख रही होगी, कह रही होगी अच्छा और ये अपनी नहीं, तारीफें मेरी करे। बहू तो मेरी दोस्त है माशाल्लाह, अल्लाह कहते हैं ना नजरे बस से बचाए। हाँ। तो मेरी बहू माशाल्लाह बड़ा अच्छा बनाती है। अच्छा, जबरदस्त। हाँ, मैंने तो हालांकि अभी मैं उसको जब से कह रही हूँ कि तुम्हारी हालांकि वो- यंग होगी यकीनन, जी तो हाँ, बिल्कुल। आजकल तो मैंने बच्चों कहा को तुम शौक ही खीर- नहीं किचन में जाने उनके का। वालिद बहुत अच्छा बनाते हैं, तो उन्होंने अपने वालिद से सीखा है। अच्छा, ये देखें ब्रेड क्रम्स हैं, ये कम से कम मैं 3 टेबल स्पून डाल दूंगी, ठीक? ठीक है, तो बहू जो है वो आपको सिखा रही है कि ये देखें अम्मी क्योंकि जान मेरी बहू ऐसे जब आई ना, बनता तो मैंने है। उससे जब साथ खड़ी हुई तो मैंने कहा चलो मैं तुम्हारे साथ बनाती हूँ, तुम अभी ना बनाओ। मैंने कहा अभी तुम जरा ऐश करो ना, तुम्हारे शुरू के दिन एंजॉय करो, तुम ना बनाओ। कह रही नहीं मम्मा, मैं आपके मियाँ के लिए बनाना चाह रही हूँ। मैंने कहा बिल्कुल सही है, तुम्हारी खुशी है, बनाओ। जब वो करने लगी तो उसकी नई नई तरकीबें और अब उसने परसों दावत थी, बिरयानी बनाई। आप यकीन करें मेरी रेसिपी से टोटली फर्क थी, मगर मैं डर रही थी, जबरदस्त। तो अच्छा, ये देखिए मैं कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ, ये 2 टेबल स्पून करके डाल सकते हैं। चलो भाई, सब चला गया, अब ये मिक्स करेंगे आप इसको हाथ से करेंगी ना? हाँ, मैं हाथ से करूँगी ताकि वो ज़रा यकजान हो जाए। अच्छा, मुझे तो खाने बनाने का कतई शौक नहीं है, तो मैं हर बार हर एक से कहती हूँ मेरे लिए जो भी अगर बहू रेकमेंड करे तो शेफ़ बहू करे, ताकि मुझे बिल्कुल ही नहीं जाना पड़े किचन में। नहीं, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह खुश नसीब हूँ, मैंने अपनी बहू से कहा, वो वैसे आइटम तो बड़े अच्छे बनाती है, सैंडविच और चीज़ बॉल्स और कबाब, शामी कबाब तो वो क्या कहते हैं हिट मेरी बहू के हाथ के। तो मैं तो सीखती है, मेरा बेटा 10 साल का है, उस वक्त तक पता नहीं मैं बहू की क्या कहते हैं सास बन के याशी कर भी सकूंगी या नहीं। मगर ये मैं भी एक बात हूँ आपको, हाँ। इस सास बहू का रिश्ता भी ना, इसको अगर आप खूबसूरती से लेके चले ना, और पॉजिटिविटी के साथ, मैं तो ये पैगाम सबको दूंगी जो सुन रहा है, हाँ। कि ना आप एक पॉजिटिव सोच और मुस्बित सोच रखें, तो हर रिश्ता बहुत ही पायदार और अच्छा बन सकता है। मैं पता है लोगों से कहती हूँ कि जो भी रिश्ता है आपका ना, आप उसकी ऐनक उतार के रख दें तो आपको आगे वाला इंसान नजर आएगा। जब इंसान नजर आएगा तो यू कैन कनेक्ट वेल, रादर देन आप सोचेंगे यार ये मेरी भाभी है, ये फलां है। जी हाँ, बिल्कुल। आपको पता है कहते हैं कि दिल का टूटना क्यों जरूरी है? क्यों? दिल उससे का रोशनी टूटना अंदर जाती है। रोशनी अंदर जाती है। ये रूमी का है, मौलाना रूमी है ना, शम्स तबरेज रूमी। हाँ, तो मुझे रूमी तो ने कोई चीज़ ऐसे अच्छे लगते हैं जुमले, तो मेरे दिल रूमी में- ने कहा था कि वो जो दिल का क्रैक होता है उससे अंदर रोशनी जाती है। अभी आप मुझे एक प्लेट दे देंगे, बना बना आप के सारी बुकराती की बातें मुझसे कर सकती हैं। क्या दूं मैं आपको? एक प्लेट चाहे बना के रखती जाऊँ। ये दे, हाँ, ये दे दो। आप बना के रख दीजिए, मैं तेल गरम करूं कि एक आध आप हमारे डाल दो, सामने कर डाल लें, दो। फिर मैं ब्रेक पे चले आऊंगी, तो मेरे साथ दूसरे गेस्ट सही। मौजूद हैं। आप जब तक ये कबाब बनाइएगा। और मैं ये डीप फ्राई नहीं करूंगी, आप थोड़ा सा तेल शैलो डालें। शैलो हाँ, फ्राई हाँ। करेंगी? थोड़ा सा तेल डालूं? नहीं, थोड़ा सा और डालें। थोड़ा और डाल दूं? कुछ लोग करते हैं डीप फ्राई, मेरा एक्सपीरियंस कबाब में नहीं, कबाब में वैसे डिपेंड करता है आपको क्या हाँ, पसंद है। अपनी अपनी सेटिंग होती है। मगर महविश, मैं आपको बताऊं, ये तो होना ही नहीं चाहिए। मैं तो कहती हूँ कोई बच्ची हो, आपसे छोटा हो, कोई रिश्ते में हो, आप सीखें। लर्न करना सारी उम्र चाहिए। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। मेरा तो ये चीज़, मेरा तो बिलीव है इस बात पे, आप किसी से भी अच्छी बात सीख सकते हो। और हम अकले कुल हैं ही नहीं ना जी, आप किस बात पे आप ये सोचो कि भाई मुझे तो ये आता है, मुझे तो आता है, मैंने तो पता नहीं। अच्छा, और मेरा मानना ये है कि जैसे अब आपने कोई नई लड़की आपके घर में आई है, कोई नए लोग हैं, अब आप ये बोलें जी हमारे ख़ानदान में नहीं, तो भाई आप कोई आसमान से उतरे हुए तो नहीं है। इट्स ऑलवेज गुड टू लर्न न्यू थिंग्स। डाइवर्सिटी है ही क्या कि आप ये जो पुराने वक्तों में एवोल्यूशन हुआ इंसान का, तो मुख्तलिफ तहजीबें मिली, इसी तरह होता है ना। हम बस अड़ गए हमारे ख़ानदान में, भाई तुम कौन हो? नहीं, आसमान से आए हो मैंने क्या? तो अपनी शादी का बहू आई है और मैं तो उसको कह दिया, मैंने कहा जिस तरह तुम्हारा स्टाइल, जो तुम्हें कंफर्टेबल हो वो करो और खुश होकर रहो। क्या नाम है आपकी बहू का? इनका है ईमान। तो ईमान, तुम बड़ी खुश नसीब हो, तुम्हें इतनी लाइवली और खुश मिजाज सास मिली है। मैं And I hope अल्हम्दुलिल्लाह कि ऐसे ही मैं आपके भी मामलात। लगी हूँ। कहते हैं ना कि वो दो हाथ से ताली बजती है, नहीं, तो ये सच है। आई कैन सी इट आपकी बातों में। मैं तो महसूस कहूँगी हो रहा है आजकल मुझे। माशाल्लाह बच्चे पढ़े लिखे हैं और इतना अवेयरनेस है उन्हें, इतना है कि मैं हमें शायद माओं को भी ना ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए हर सास को चाहिए अपनी बहू को स्पेस दे और मोहब्बत दे। और मेरी बेटी माशाल्लाह
उसकी शादी हुई, उसकी सास तो अब वो जॉब पे जाती है, उसे सुबह छोड़ने जाती है। शायद जो इस जनरेशन की सास है ना, उतना भुगत चुकी हैं, को प्लान करके बैठी है, हमने जिंदगी आराम नहीं करनी, मुझे ऐसा लगता है हाँ, कि अब ज्यादा अवेयर सास हैं। मतलब मेरी बेटी यानी कि मैं अपनी सारी जनरेशन की तारीफ कर रही हूँ कि हम लोगों के बेटों की शादियाँ होंगी तो वो खुश रहेंगी। मैं बताऊँ, अब आप ये तलना शुरू कीजिएगा, सारी बातों की एक बात होती है, आप दूसरे के मामलात में इंटरफेरेंस ना करें, बिल्कुल हर किसी को इंसान समझें, और ये जहन में रखिए कि आज आप किसी को रुलाएंगे तो अल्लाह ताला आपको बख्शेगा नहीं। बिल्कुल सही। मकाफात अमल होता ही है। ये एक छोटा सा आपका ये पीसेस में डाल दूँ, चलें आप अब इनको फ्राई कीजिए। ये आप हल्का सा बस फ्राई करेंगी ना, और अच्छा है कि आपने ऊपर, हमें कोई कोटिंग नहीं करनी, कुछ भी नहीं करनी है, बस कबाब की तरह लोग करते हैं अंडे की, कि भाई टूट ना जाए, भाई वो पहली बार एक्सपेरिमेंट कर लें, मगर अगर आप वो भी करेंगे तो ठीक है। मैंने एक आप सामने करके दिखा सकती हैं, मैं डालूं? जी जी बिल्कुल डालें। और मैं तो उसको बगैर अंडे और उसके किया है मैंने। तो अच्छा, ये बता दूं आपको, अगर आप ये पूरा मिक्सचर बना के रखें और इसे छोड़ दें, अगले दिन बनाएं, तो जब आप तलेंगे ना, तो ये कुछ इसमें पानी निकलता है, वो मॉइस्चराइज, वो पूरा नरम से, वो क्रिस्पी। आलू का ये जरूर ताज़ा बना रहे हैं तो जरा अच्छे खाने में मजा आता है। और ये हम बस शैलो फ्राई करेंगे एंड देन कबाब्स आर रेडी, राइट? बिल्कुल, हल्के गोल्डन ब्राउन करेंगे हम इनको जी, और इसे हल्की आंच पे करना है क्योंकि अंदर से वरना ये जल जाएंगे। अच्छा, ये मैं बताऊं आपको, ये वाले कॉर्न कबाब ठंडे खाने के नहीं हैं, अगर एंजॉय करना है ये गर्म। अरे मेरे ज़हन में एक बात आ रही, क्या हम इसमें चीज़ डाल सकते हैं, चेडर चीज़ के ब्लॉक्स या श्रेड करके? नहीं, डालने में कोई हर्ज नहीं। अब जैसे मैं आपको बहू को बता रही थी, वो अपने शामी कबाब में चीज़ डालती है और वो बीच में फिलिंग करके उसके साथ बनाती है, मुझे बड़ा अच्छा लगा चीज़। तो करके देख लें, मेरा तो बिलीव है एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। अच्छा, ये आपका मैं कबाब, मैं ब्रेक ले रही हूँ, सही है? ब्रेक के बाद मैं ये मैं ख़ास कॉर्न ने एहतजाज किया है। अब आप ये कीजिए, आप रुक जाएं, आप ये कट तल लीजिए। जनाब, मैं एक ब्रेक ले रही हूँ और ब्रेक के बाद मैं आपकी मुलाकात करवाऊँगी एक और बहुत अच्छी गेस्ट से। आप ये देख रहे हैं? अच्छा जी। तो ब्रेक के बाद जो मैं बात करने वाली हूँ वो ये टॉपिक है कि इलेक्ट्रोलिसिस और लेज़र हेयर रिमूवल में क्या फ़र्क है। एक ज़माना था इलेक्ट्रोलिसिस बड़ा कॉमन था, लोग गैर ज़रूरी फेशियल हेयर के लिए इलेक्ट्रोलिसिस कराते थे, फिर अचानक से लेज़र का दौर आ गया, सब ने लेज़र मशीन्स की पे इन्वेस्टमेंट भी कर ली। डिफरेंट जो ब्यूटी पार्लर्स हैं उनके पास भी लेज़र मशीन होती है, तो हमें लगा कि ये जो बाल हैं उनको गैर ज़रूरी बालों का जो जड़ से खात्मा है वो लेज़र हेयर रिमूविंग से ही हो सकता है। लेकिन अभी पिछले दिनों ही मेरी किसी से बात हुई, वो खातून जो है वो सर्टिफाइड हैं एस्थेटिशियन, उन्होंने मुझे बताया कि देयर इज़ अ डिफरेंस। तो मैंने सोचा कि हम शो पे बात करते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस, और किस वक्त आप कौन से प्रोसीजर को ऑप्ट करें, ये इंतहाई अहम मौजू पे हम अभी डिस्कशन करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना है, हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फिर मैं आपको मिलवाऊंगी नौरीन अरबाब से। जुड़े रहिए हमारे साथ। और अभी इन द मीन टाइम कबाब रेडी हो रहे हैं, आई एम सो एक्साइटेड। उन्होंने एक और भी बड़ी मज़ेदार चीज़ बनानी है, तो वो पूरे प्रोग्राम के एंड में हम देखेंगे। तो जी, मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो जनाब आली, अभी जिक्र मैं आपसे करी थी कि मैं आपको ब्रेक के बाद एक खातून से मिलवाऊंगी जो कि हमें बताएंगी कि इलेक्ट्रोलिसिस और लेज़र हेयर रिमूवर में क्या लेज़र हेयर रिमूविंग प्रोसीजर में क्या फ़र्क है। होता क्या है कि जो लोग इस फील्ड को जानते हैं वो शायद हैरान होंगे कि अच्छा कोई फ़र्क भी होता है, जिनको इस बारे में कुछ नहीं पता वो कहते हैं अच्छा ये कोई मुख्तलिफ प्रोसीजर्स हैं। लॉन्ग अगो, नॉट वेरी लॉन्ग अगो, 5-6 साल पहले ये लेज़र का ज़रा एडवेंट हुआ, बहुत ज़्यादा लोग इस पर इन्वेस्टमेंट करने लगे, लोगों ने छोटी छोटी मशीन्स भी ले ली। लेकिन अभी भी कुछ लोग कहते हैं कि यार ये दाढ़ी के बाल, मतलब ख़वातीन के जो चिन के बाल हैं वो नहीं जा रहे, या कोई देयर इज़ सर्टेन ढीठ बाल जो कि जाता ही नहीं है। तो अब मुझे समझ आ रहा है कि देयर कुड बी अ डिफरेंस कि जो हमें नहीं पता, एक आम इंसान को नहीं पता होता। तो इस मौजू पे बात करने के लिए मैंने जिनको मदऊ किया है वो सर्टिफाइड एस्थेटिशियन है और उनका फोटे है इलेक्ट्रोलिसिस। तो अभी मैं आपको मिलवाती हूँ नौरीन अरबाब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। यू आर वेलकम। और मुझे ये बताइए कि जो मैंने कहा ना कि कुछ चिन के ऐसे या हार्मोनल बाल होते हैं जो लेज़र से नहीं जा रहे होते हैं। Absolutely. तो व्हेन यू टोल्ड मी कि देयर इज़ अ डिफरेंस, तो मेरे जहन में वो 4-5 ढीठ किस्म के हेयर, फेशियल हेयर आए। ये वही, इसी का जवाब यही है? Absolutely. So पहले तो हम बात करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस। Exactly. That's what we had decided. We want to tell the viewers. पहले नौरीन, since a lot of people do not know you, अगर जो आपको नहीं जानते अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि। So माविश, मैं इस फील्ड में एज अ मेडिकल एस्थेटिशियन मुझे 25 साल हो गए हैं।
एंड लाइक यू सेड माय फोर्टे इज इलेक्ट्रोलिसिस. बिल्कुल सही बोला. मैंने अपना करियर स्टार्ट एज एन इलेक्ट्रोलॉजिस्ट किया था एंड देन आहिस्ता आहिस्ता 2010 के बाद मैं व्हेन आई शिफ्टेड टू कनाडा आई लर्नड मोर ट्रीटमेंट्स and then I started teaching there. तो मैं I have been an instructor in Canada. मैं ये सारी treatments जो होती हैं skin के हवाले से, laser हो गया, electrolysis हो गया, ये सब मैं वहाँ पढ़ाती रही हूँ. And then 2 years back I came back. मैं वापस आई अपने मुल्क because मेरा already यहाँ माशाल्लाह बहुत clientele था. So I restarted my clinic here. Oh, wonderful. Yes. So after a very long break, around 10 After years. 3-4 years. 3-4 years. Yes. Okay. Because COVID हो गया, we got locked down over there. So I was stuck in Canada, and of course I had a good workplace there, alhamdulillah. So बच्चे भी वहाँ पे थे, so they were studying. तो इसलिए फिर अब आप आती जाती रहते हैं? I come and go back, yes. मैं आती जाती रहती हूँ, लेकिन मेरा काम यहाँ पे है. Okay, wonderful. अब हम आते हैं कि what is the basic Right. difference? Yes, कि electrolysis. So because और laser मैंने healing. एज एन इलेक्ट्रोलॉजिस्ट अपना करियर स्टार्ट किया था एंड इन बिटवीन जब लेज़र पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुआ था लॉट ऑफ आवर क्लाइंट्स रश्ड के ओके अब इलेक्ट्रोलिसिस नहीं करवाना है, अब हमें लेज़र ही करवाना है. सो लेज़र इज़ अ वेरी गुड ट्रीटमेंट, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट. मैं भी करती हूँ लेज़र, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस. ये होता है कि लेज़र एरिया वाइज ट्रीट होता है, उसमें अलग अलग वेवलेंथ्स होती हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट द हेयर टेक्सचर इज़, डिपेंडिंग ऑन कि आपका स्किन टाइप क्या है. हर किसी को लेज़र सूट नहीं करता, बट आई स्टिल से गो विथ द लेज़र. अगर आपका बाल बहुत मोटा है, वी नीड टू रिड्यूस इट बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड लेज़र इज़ अ हेयर रिडक्शन प्रोसेस. It's not removable. इट्स नॉट परमानेंट. Oh, it's not वो कभी ना permanent. कभी वो रुआं वापस आता है. मे बी वो 1 साल बाद आए, मे बी 1.5 साल बाद. तो उसके भी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है लेकिन. देर आर नो साइड इफ़ेक्ट्स. देखें, हर प्रोसीजर में साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं अगर करने वाला गलत तरीके से करे. सो इट डिपेंड्स ऑन हु इज़ डूइंग इट. अक्सर ये भी होता है कि हम लोगों के क्लाइंट्स अलग अलग क्लिनिक्स में हॉप कर रहे होते हैं Same. because they want the best deal, they want the best prices. Yeah. But what they don't realize is they need to go to a person who can analyze their hair texture, who can give them a very good thorough consultation, who can read their skin. अगर आपकी consultation ही सही नहीं है, अगर आपका कोई analyze करने वाला ही सही नहीं है, तो चाहे वो कितनी भी महंगी मशीन क्यों ना हो, you will not get the result. So बहुत ज़रूरी है कि मैं क्लाइंट्स को हमेशा कहती हूँ कि आप सस्ती डील्स के पीछे मत भागें. कुछ लोग मुझे एक्सपेंसिव कहते हैं, मैं मानती हूँ, क्योंकि मैं 1-on-1 टाइम देती हूँ. मेरे क्लिनिक में कोई आता है तो दे सी मी देयर. आई हैव नॉट हैंडेड ओवर माई क्लिनिक टू अदर डॉक्टर्स और अदर नर्सेज के ओके मैं गायब हूँ, कोई और कर रहा है. इवन अगर मेरी असिस्टेंट्स कर रही हैं तो मैं मौजूद होती हूँ. मेरा वहाँ मौजूद होना इज़ आई थिंक वेरी इसेंशियल बिकॉज क्लाइंट्स को एक तसल्ली होती है कि हमारा चेहरा जिसके हाथ में है और सेफ हाथों में है तो उसी के हाथों में एक नज़र रखनी पड़ती है. राइट. सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, लेज़र जो है वो हेयर रिडक्शन प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रोलिसिस परमानेंट होता है. Right. तो अगर कोई बहुत मोटे बालों के साथ, चेहरे पे मोटे बाल होते हैं PCOS की वजह से, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, They're probably later ages में hormonal changes की वजह हार्मोनल से. चेंजेस, प्रेगनेंसी, स्ट्रेस, सर्जरीज, मेडिकेशंस, बहुत वजूहात होती हैं. या कोई अक्सर ये भी होता है कि यंग एज में बच्चियों को हल्का सा रुआं होता है फेस पे एंड देन दे से कि वी वांट टू ब्लीच इट. फिर वो जब ब्लीच करते हैं तो क्या होता है कि आपके बालों का क्यूटिकल फट जाता है, तो वो बाल खड़े खड़े नज़र आते हैं चेहरे पे एंड देन दे से कि अब हमें वैक्स करना है. फिर वो वैक्स करती हैं. अच्छा, जब आप वैक्स करते हैं तो क्या होता है, वैक्स हो या ट्वीजिंग हो या थ्रेडिंग हो, जब आप बाल को खींचती हैं, व्हेन यू पुल द हेयर, ऑल द ब्लड सप्लाई गशेस टुवर्ड्स द रूट ऑफ योर हेयर. जितनी भी खून की चैनल्स होते हैं वो आपकी जड़ की तरफ भागता है और आपको एक और हेल्दी प्लांट दे देता है. तो इसी तरह बाल वैक्सिंग, थ्रेडिंग, प्लकिंग से मोटा होता जाता है. अक्सर आपने सुना होगा, लोग कहते हैं मेरे 1 बाल था, मैंने खींचा 3 हो गए. राइट. सो पुलिंग इज़ वेरी बैड. सो देर आर लॉट्स ऑफ फैक्टर्स जिसकी वजह से लोगों के बाल मोटे हो जाते हैं. तो जब मोटे हो जाते हैं, बहुत मोटे होते हैं, तो मैं लोगों को कहती हूँ कुछ सेशंस हम लेज़र के करेंगे
और जब बाल रिड्यूस हो जाएगा, जब बालों का पिगमेंट ख़त्म हो जाएगा, थोड़ा मेलानिन कम हो जाएगा, फिर मैं आपको ट्रांसफ़र करूँगी इलेक्ट्रोलिसिस के ऊपर, बिकॉज फिर पतला रुआं इलेक्ट्रोलिसिस जल्दी ख़त्म कर अच्छा, एन इलेक्ट्रोलिसिस इज परमानेंट हेयर रिमूवल टेक्निक. इफ़ यू कम ऑन टाइम. टाइम से मुराद? यस. अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स से कि हम अपने स्केड्यूल से आएंगे, तो मैं लोगों को जो मैं स्केड्यूल इसलिए देती हूँ बिकॉज मुझे अंदाज़ा होता है कि जब मैं किसी का इलेक्ट्रोलिसिस करूँगी तो वो 2 हफ्ते में आएगा बाल वापस या 10 दिन में आएगा. बिकॉज आपका बाल जब जड़ से जुड़ा हुआ होता है ना, दैट्स द बेस्ट टाइम टू ट्रीट हेयर विथ इलेक्ट्रोलिसिस. और इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस हीट और करंट से हम जैसे एक अंडे को पकाते हैं उस तरह हम बालों की जड़ को कॉटराइज कर देते हैं, तो उसकी जितनी भी सलाहियत होती है दोबारा बनने की, एग्जैक्टली कि वो वीक हो जाती है. तो एक बहुत पतली नीडल होती है जो हम हेयर फॉलिकल में डाल के बटन को प्रेस करते हैं. अच्छा, पेनलेस है? डिपेंड्स ऑन हु इज डूइंग इट एंड एवरीबडीज पेन थ्रेशोल्ड इज डिफरेंट. मेरा पेन थ्रेशोल्ड बहुत गंदा है, फौरन तकलीफ हो जाती है. मेरा तो बहुत ही गंदा है, आई एम सॉरी. एंड बट मेरी बहन का अच्छा है, तो अगर आपका अच्छा होगा तो ज़रूरी नहीं आपका. आई रियली तो डू यू नम इट फर्स्ट? अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स आस्क फॉर नमिंग, हम नमिंग कर देते हैं. कुछ लोग घर से नमिंग करके आते हैं, दैट्स ओके. नमिंग इज़ एन ऑप्शन, बट इलेक्ट्रोलिसिस अलग अलग इंटेंसिटीज़ पे होता है, सो वी हैव टू चूज़. जैसे अगर बाल पतला है तो लो इंटेंसिटी पे भी हो जाता है इलेक्ट्रोलिसिस. अगर मोटा बाल है तो हमें थोड़ी सी हाई इंटेंसिटी रखनी पड़ती है. बट सही टाइम पे आना बहुत ज़रूरी है बिकॉज हेयर आपका एनेजिन स्टेज पे होता है. एनेजिन स्टेज हम उस स्टेज को कहते हैं जब बाल जड़ से जुड़ा हुआ हो, एंड दैट्स द बेस्ट टाइम टू ट्रीट. तो लोग, अच्छा कुछ लोग लेज़र से डरते भी बहुत हैं. You must have heard this. नहीं लेज़र से तो कैंसर हो जाएगा. A lot of people say that. There is no study, no backing to it. So if somebody has very thick hair and they don't want laser, तो वो electrolysis से start करवा सकते हैं. अच्छा, electrolysis in any way solution है, लेकिन Yes. आप रेकमेंड करती हैं कि पहले लेजर से उसका वो हल्का हो जाए, थोड़ा सा मेलानिन कम कर दें, पिगमेंट कम कर दें, बाल ताकि को वो थोड़ा एक ही कमजोर बारी कर में वो दें, हो जाए. और फिर हम उससे ये होगा कि बजट वाइज भी थोड़ा सा क्लाइंट्स के लिए इजी रहेगा एंड प्रोसेस फास्ट हो जाएगा. अच्छा, अब ये देखें, जब आप किसी को, अगर फ़र्ज़ करें मैं आती हूँ, तो अब व्हाट आर द थिंग्स दैट यू लुक फॉर कि ये स्किन टाइप क्या है, किस तरह से आप डिसाइड करते हैं कि ये शख्स को कितनी सिटिंग्स चाहिए होंगी, या इज़ इट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ हेयर यू हैव? डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. और कहाँ आप Electrolysis can be करा done सकते हैं? Anywhere on the on the body? body, but of course you can't do inside the nose, you can't do inside the ear. वैसे भी ये भी एक लोगों को बता दें, नाक के बाल हमारी फिल्टर ही है सांस लेने के लिए. exactly. People want to get rid of nozzle, Even नोज के सारे हमारी बालों स्किन का. पे एक जो चादर का रुआं होता है, हमारी स्किन पे भी वो रुआं है. एंड अ लॉट ऑफ पीपल गेट एडिक्टेड टू इलेक्ट्रोलिसिस, और वो कहते हैं कि नौरीन ये रुआं भी निकालो, और मैं उन्हें कहती हूँ कि इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ मनी स्पेंड समवेयर एल्स, बिकॉज ये एक अल्लाह की तरफ से एक प्रोटेक्शन है हमारी स्किन के लिए. इस रुएं को निकालने बैठेंगे तो सदियां गुजर जाएंगी, एंड डोंट गेट इनटू दैट, यू नो. सो हर किसी की प्रेफरेंस अलग होती है माविश, बट इट्स आवर जॉब टू गाइड देम. सही है. आर देयर एनी साइड इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस? इलेक्ट्रोलिसिस का साइड इफ़ेक्ट एक ही होता है कि हल्की सी स्किन रेड होती है, थोड़ी सी पिंक होती है, बट बाय द टाइम दे रीच होम वो सही हो जाती है. अगर बाल बहुत मोटा है तो मैं क्लाइंट को इन्फॉर्म कर देती हूँ कि मैं हाई इंटेंसिटी पे करने वाली हूँ. उससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कि स्कैब हो जाएगा. जैसे हमारे हाथ पे चोट लगती है तो एक पापड़ी सी बन जाती है, वो पापड़ी फिर झड़ जाती है. सो जस्ट लाइक कॉफ़ी ग्रेन्स, हमें अगर स्कैब फेस पे पड़ जाते हैं बिकॉज ऑफ हाई इंटेंसिटी, तो मैं उनको कहती हूँ कि स्कैब का होना इज़ अ गुड साइन. इट मीन्स योर स्किन इज़ हीलिंग, एंड यू हैव टू अलाउ मी टू ट्रीट यू. मैं अगर लो इंटेंसिटी रखूँगी तो आपका बाल जल्दी वापस आएगा, मैं अच्छी इंटेंसिटी करूँगी तो बाल जल्दी ख़त्म होगा. एंड फिर उसका कितना, जैसे इलेक्ट्रोलिसिस करा लिया तो व्हाट इज़ द, कितना उसका हीलिंग टाइम कितना होता है? अगर स्कैब होता है तो 2-3 दिन. दे हैव टू जस्ट हाइड्रेट द स्किन एट होम. मेकअप ना लगाएं, मेकअप वो कर सकते हैं 24 घंटे बाद. पहले दिन जिस दिन इलेक्ट्रोलिसिस होता है उस दिन मैं कहती हूँ कि आप ऑफ कोर्स डोंट गो फॉर स्विमिंग,
धूप से बचें। क्योंकि पोर खुला हुआ होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है? है। रेडनेस होती है ना, इरिटेशन हो सकती है, देयर इज अ लॉट ऑफ डस्ट इन द एयर, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि थोड़ा एहतियात करें, स्पेशली ऑन द डे। तो अगर आपको किसी दिन शादी पे जाना है, उस दिन का अपॉइंटमेंट ना लें इलेक्ट्रोलिसिस का, कम से कम 2 दिन पहले करवाएं। एग्जैक्टली। अच्छा, क्या इमीडिएट रिजल्ट है? जैसे आपके बाल हैं, आपने इलेक्ट्रोलिसिस कराया तो इमीडिएटली वो रिमूव? हाँ, जब वो उसी वक्त निकल जाते हैं, हम लोग स्लाइड आउट कर देते हैं ट्वीजर से बाल, बिकॉज वो बाल डेड हो जाता है ट्रीट करने के बाद, तो हम स्लाइड आउट कर तो देते हैं, क्लीन हो जाता है वो सब। तो जब वो बाल रीग्रो होता है तो यू सी अ डिफरेंस, पतला बाल आएगा फिर। एग्जैक्टली, यू सी अ डिफरेंस, यू गेट हैप्पी एंड यू क्योंकि लेजर का फौरन तो नहीं आता, जैसे आप शेव करते हैं फिर लेजर करते हैं तो इट स्टिल इट अपीयर्स। एग्जैक्टली, हां, इट्स प्रोमिनेंट। सो इलेक्ट्रोलिसिस में लोग बहुत खुश होते हैं बिकॉज दे से कि मैं तो ये बाल हर हफ्ते खींचती थी, मुझे 2 हफ्ते हो गए बाल नहीं आया, सो ग्रोथ साइकिल स्लो डाउन हो जाती है, राइट। एंड ऑल्सो द बाल पतला भी होता जाता है, तो हम बाल को रिवर्स में लेके जा रहे होते हैं इलेक्ट्रोलिसिस से। इट इज़ अ टीडियस जॉब माविश, बिकॉज एक एक बाल निकालना होता है, तो मुझ में तो सब्र अल्लाह ने दे दिया, मैं तो करती हूँ, लेकिन करवाने वाले को भी सब्र से सुकून से लेटा रहे वो। बट यू नो व्हाट, जब लोगों का मैं ट्रीट करती हूँ और जब लोगों को अच्छा रिजल्ट आता है ना, तो वो फिर उनमें सब्र आ जाता है। That gives you energy to accomplishment, है ना? Happy customer. Is it expensive? It is. To be very honest, it is expensive. बट हम लोग क्या करते हैं कि हम क्लाइंट को अपनी प्राइस बता देते हैं कि अगर आपका फुल फेस है तो इतने चार्जेस होंगे, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप अपना बजट बता दें कि हाउ मच कैन यू टेक आउट इन अ वीक और इन अ मंथ, फिर हम उसके हिसाब से भी क्लीनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि द क्लाइंट हैज़ टू गो कि नहीं हमने इतने बोले हैं चार्जेस तो यहीं से स्टार्ट होगा। तो हाउ डू यू डिसाइड? आप ये कहते हैं अच्छा ये सिर्फ ये चिन का पार्ट है, तो अगर चिन का है तो अगर somebody says कि मेरा बजट लेट्स से एग्जैक्टली 10,000 है, आई कैन कम 2 वीक्स पे 10,000, तो फिर हम उनको ड्रॉ करके दिखा देते हैं कि 10,000 में हम इतना इतना एरिया आपका क्लीन किया करेंगे। सो व्हेन दे कम ऑन द सेकंड अपॉइंटमेंट पे बाल कमज़ोर हो चुका होता है और कम निकलता है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम उसी एरिया को ट्रीट करके फिर नया एरिया स्टार्ट कर देते हैं, तो उनका वो 10,000 का बजट आहिस्ता आहिस्ता पूरा फेस हम क्लीन कर देते हैं। ओह वंडरफुल। और एक ट्रीटमेंट के बाद आप कितना अर्से बाद जाते हैं दोबारा टू रिमूव द सेम? अगर बाल बहुत मोटा है आई कॉल देम वीकली, अगर बाल मीडियम टेक्सचर है आई कॉल देम 2 वीक्स पे, अगर बाल बहुत पतला है आई कॉल देम वंस अ मंथ। अच्छा, और ये 2-3 दफ़ा करने के बाद इट्स रिमूव्ड परमानेंटली? एब्सोल्युटली। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नाउ, अगर कोई आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं कि मैं किसके पास जाऊं, तो आप क्या चीज़ें देखें व्हाइल डिसाइडिंग कि मैं किस इंसान से इलेक्ट्रोलिसिस करवाऊं? सबसे पहले तो आप ये देखिए, सर्टिफिकेट्स तो हर कोई लेके आ जाता है, दीवारों पे लगे हुए भी होते हैं। और बहुत लोगों के वी डोंट नो असली हैं या नकली सर्टिफिकेट्स हैं। आप ये देखें कि वो करने वाला कितने अरसे से कर रहा है, उसका एक्सपीरियंस कितना है। दैट इज़ आई थिंक द फर्स्ट थिंग समवन शुड नोटिस कि फिलाना डॉक्टर या फिलाना एस्थेटिशियन वो कर कितने अरसे से रहा है, उसका जो एक्सपीरियंस होगा ना वो। और उसके सेटिस्फाइड क्लाइंट्स उसके बारे में क्या कहते हैं? रिव्यूज़ देख सकते हैं, आजकल तो हर कोई रिव्यूज़ भी लिख लेता है। सही बात। एंड यू कैन ऑलवेज सर्च अप ऑन द गूगल के क्या उनके बारे में लोगों ने तारीफें की हुई। सही बात। एंड देन यू कैन डिसाइड ऑफ कोर्स। सही। या अच्छा, एनीथिंग व्हाइल समिंग अप दिस कॉन्वर्सेशन, कुछ कहना चाहते हैं व्यूअर्स के से? कोई ऐसी मिसकंसेप्शंस हैं या कोई मिथ है जो आप बस्ट करना चाहें? एनीथिंग यू वांट टू टेल पीपल? जो यंग जनरेशन है उनको मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग अगर फेस पे आपके बाल हैं तो आप प्लीज़ उनको खींचे मत जब तक कि आप ट्वीज़र से नहीं। एग्जैक्टली, आप वैक्स ना करें, थ्रेड और ट्वीज़र किसी भी फॉर्म ऑफ पुल ना करें जब तक कि आप डिसाइड कर लें कि आपने करना क्या है, लेज़र करना है या इलेक्ट्रोलिसिस करना है। कंसल्टेशंस करें, जाके लोगों से मिलें, जो अच्छे एस्थेटिशियंस हैं, बहुत है माशाल्लाह कराची में, एंड अपना होमवर्क करें एंड देन डिसाइड कि कहाँ से शुरुआत लेनी है। तब तक ट्रिम करें या शेव कर लें, खींचे मत। शेव करें और लेज़र बेहतर है कि लेज़र करें। अच्छा, लेज़र के एज से, अब आपने यंग जनरेशन की बात की, टीनेज गर्ल्स, अब पहले तो हमारे टीनेज में होश ही नहीं होता था हम कैसे लग रहे हैं। नाउ द गर्ल्स इन ग्रेड 7, 8 दे आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट देयर अपीयरेंस। तो किस एज से हम लेज़र कर सकते हैं? 16 onwards you can, because younger the
क्लाइंट उतना ही उसका हार्मोन बहुत एक्टिव होता है. वी हैव टू वेट फॉर देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल आल्सो टू गेट इनटू साइकिल, सेटल हो जाए. एग्जैक्टली. So I think 16 is a good age, but with electrolysis I have started younger. Like मैंने अपनी बेटियों को at the age of 13 मैंने electrolysis start कर दिया था. Right, and right, they, you know, they got rid of upper lip, they got rid of sideburns, or even extra eyebrows. Exactly, भी ना? exactly. सब करता है So जबरदस्त. electrolysis you can start earlier. From 13, 14. Yes, yes. और 16 के बाद आप लेजर कर सकते हैं फेस पे, and do not go for waxing. Absolutely. Okay, thank you so much, Lovely Noreen. speaking to you, Mahesh. Same here. और आपका बहुत शुक्रिया क्योंकि आज आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, and yet you chose to come. तो इंशाल्लाह फिर दोबारा मुलाकात होगी और any other topic, क्योंकि बहुत सारे खूबसूरती की myths भी हैं और आजकल कुछ ट्रेंड्स भी हैं कि सब ये करवा रहे हैं तो मैं भी करवा लेता हूँ. Exactly. हम बस अब एक वो भेड़ चाल होती है ना, Of course. और उस चक्कर में ये हो रहा है कि वो भेड़ चाल तो है ही, और ये भी हो रहा है कब्बा चला हंस की चाल, और अब आप नजर आ रहे होते हैं कि आपने कोई बंड मार दिया फेस के साथ. तो थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू अगेन सून. तो अगर आप अभी सोच रहे हैं कि किस तरह मैं अपने फेस की दाढ़ी मूंछों से जान छुड़ाऊं, तो प्लीज़ अभी नौरीन ने कहा वैक्स नहीं कीजिए, पुल नहीं करें, ट्वीज़र से ना खींचें बालों को, क्योंकि फिर आप रिग्रेट करते हैं और आपको ये लगता है कि ये पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ कि हर चीज़ गड़बड़ हो रही है. एक्सपर्ट के पास जाने की आदत डालें. हम तमाम चीज़ों पे पैसा खर्च करते हैं, खाना खाने जाते हैं 10-10 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं, मगर हम एक्सपर्ट को 2,000 नहीं देना चाहते क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम अगले कुल हमें सब पता है क्योंकि हमने गूगल कर लिया है. तो अपना ख्याल रखें, लुक ब्यूटीफुल. एंड मैं भी नौरीन से बल्कि मैं कही थी कि आप एक एस्थेटिशियन है और आपके सैलॉन पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं आपके क्लिनिक पे, येट आई डोंट सी एनी प्रोसीजर्स डन ऑन योर फेस. तो मुझे ऐसा लगता है इस पर भी पूरा एक टॉपिक है, इसमें बात करने की ज़रूरत है कि ओन करें अपनी फ़ीचर्स को, अपनी खूबसूरती को. हाँ, आप साफ़ सुथरे नज़र आने चाहिए, अट्रैक्टिव ज़रूर हों, लेकिन प्लीज़ अपने आप को ओन भी करें. इसमें मैं अलग से टॉपिक रखूँगी. तो मैं एक ब्रेक ले रही हूँ. ब्रेक के बाद मेरे साथ एक बहुत ही एंटरटेनिंग खातून मौजूद हैं जो हमारे लिए कुछ प्रिपेयर करके लेकर आई हैं. मैं आपको अभी उनसे मिलवाती हूँ. हम ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक. आपने कहीं नहीं जाना है. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. अब मेरे साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग शख्सियत मौजूद है जो कि बहुत सारे कमाल करती हैं, बड़ी डाइवर्स पर्सनालिटी की मालिक हैं. मैं भी जानती हूँ कि वो क्या क्या करती हैं, कब से कर रही हैं और आज हमें क्या दिखाने वाली हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आलिया तारिक. जी हाँ. आलिया, आप एक एंटरटेनर हैं और काफ़ी साल से मीडिया में लोगों को एंटरटेन कर रही हैं और ऑफ द मीडिया भी मुख्तलिफ इवेंट्स में. थोड़ा सा अपने बारे में बताइए. बस मेरी शादी हुई उससे पहले जब मैं कॉलेज में थी सेंट जोसेफ्स में, तो मुझे बहुत शौक था पढ़ने का, अदाकारी करने का, डिबेट का. तो सब में हिस्सा लिया, मगर चूंकि साइंस के सब्जेक्ट्स थे तो इसलिए इतनी मौका नहीं मिल सका कि हम टाइम नहीं मिल सका कि करें, मगर फिर भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में मैं हिस्सा लेती थी. और उसके बाद नेचर में शायद कुछ अंदर से ऐसा था कि फैमिली में अदाकारी करना, किसी का स्टाइल की कॉपी करना, कुछ अम्मी हमारी फारसी में किया था उन्होंने मास्टर्स, मैं फिजियो में कर रही थी, तो फिर अम्मी को देख के भी मैं कि कुछ डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखना, ये बहुत था. और किसी की शादियां कहीं और हुई किसी और लैंग्वेजेस में तो उनको भी करना, ये तो दूसरों की नकलें उतारने मजा आता था. शौक था शुरू में. तो लोग कहते होंगे ना तुम तो बुशरा अंसारी हो. सब ये बुशरा अंसारी से वैसे मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ क्योंकि वो हमारे मुल्क की वर्सेटाइल अदाकारा हैं और बहुत अच्छा काम अभी तक कर रही हैं. बिल्कुल. तो आप मुख्तलिफ चैनल्स पे जाके जो है वो कॉमेडीज करती हैं. जी हाँ, मैंने कॉमेडी की, पैरोडी की, होस्टिंग की, अदाकारी भी की, कॉम्पिटिशन्स भी जीते, जैसे मुख्तलिफ बड़े चैनल्स पे कॉम्पिटिशन्स जीते. उसमें मेरा एक सिग्नेचर स्टाइल हो गया था बड़ी बी का. अच्छा, वो भी किया जी मैंने अपनी फ्रेंड के साथ जाके. जी बिल्कुल. वंडरफुल, ज़बरदस्त. आज आप हमारे लिए क्या लेकर आई हैं? आज मैंने मुख्तलिफ थोड़े सा निकाला है आपके लिए. सबसे पहले तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तारीफ. सही. तो तेरी कुदरतों का शुमार क्या, तेरी वुसअतों का हिसाब क्या, तू मुहीत आलमे रंगो बू, तेरी शान जल्ले जलालहू. तो सबसे पहले तो मैं, जैसे अभी सीरियस बातें हो चुकी हैं तो कुछ मज़ाहिया होना चाहिए. तो ये हैं रहमतुल्लाह आमिर साहब, इनकी एक मज़ाहिया नज़्म है. तुम तो ऐसे उदास बैठे हो जैसे बीवी के पास बैठे हो,
तुम तो ऐसे उदास बैठे हो जैसे बीवी के पास बैठे हो, नहीं करते कभी भी याद हम पिछली मोहब्बत को, नहीं करते कभी भी याद हम पिछली मोहब्बत को, मगर तबीयत है कि बोझल हो ही जाती है, मगर तबीयत है कि बोझल हो ही जाती है। गली से जब गुजरती है वो पोते पोतियाँ लेकर, गली से जब गुजरती है वो पोते पोतियाँ लेकर, मेरी ऐनक लगाने तक वो ओझल हो ही जाती है। वो मेकअप कर ले चेहरे पर तो इतनी फाइन लगती है, वो मेकअप कर ले चेहरे पर तो इतनी फाइन लगती है कि 58 होकर भी 29 लगती है। भली लगती तो होगी देखने वालों को ए आमिर, भली लगती तो होगी देखने वालों को ए आमिर, मगर बीवी तो शौहर को अमूमन डाइन लगती है। रज़ाई में जिनके नूर से चेहरे चमकते हैं, हमारे मुल्क में वो साहिबे ईमान होते हैं। मेरी बात सुनकर अहले दानिश ने फरमाया, कहाँ नूर चेहरों का मोबाइल ऑन होते हैं। मैं तुझको शाहजहां जैसी मोहब्बतें दूंगा, मैं तुझको शाहजहां जैसी मोहब्बतें दूंगा, तू राज़ो न्याज भी मुमताज़ जैसे करके दिखा, तू राज़ो न्याज भी मुमताज़ जैसे करके दिखा। हज़ारों ताजमहल तुझ पे वार दूं बेगम, हज़ारों ताजमहल तुझ पे वार दूं बेगम, बस आज किसी तरीके से तू मर के दिखा। इसके बाद जो बुशरा अंसारी जो मेरी पसंदीदा अदाकारा हैं, उनकी काफ़ी ये मैंने अपने नेवल एरिया में भी ये की थी पैरोडी, तो बहुत पसंद आई थी। बल्कि हम टीवी की एक डायरेक्टर थी, उन्होंने बुलाया भी था, तो वो है मलका पुखराज और ताहिरा सैयद की पैरोडी। उसमें चश्मा हमरी अंगूठियाँ, हमरी अंगूठियाँ न जाने खो गई कहाँ, अभी तो रखी थी यहाँ पतीलियों के दरमियाँ। हमरी अंगूठियाँ ये इतने सारे लोग क्यों, यहाँ कोई तकरीब है, ये टीवी भी अजीब है, नाम का गरीब है, न समझो इसको ना तवा, इश्तहार है रवा, आमदन है बेकरा, मगर बड़ा गरीब है। हाय मेरी अंगूठियाँ एक्टरों का जिक्र है, प्रोड्यूसरों की फिक्र है, जुनूनी से ये लोग हैं, टीवी की जां का रोग है राइटर अजीब चीज, अल अमानो अल हफीज, अलामतों का जिक्र है, फलसफे की फिक्र है, मगर सुने अशफाक जी, मगर सुने अशफाक जी, अजीब शय है आप भी, एंटरटेनमेंट और टीवी अलग हुए भी हैं कभी। हमारी अंगूठियाँ, हमारी अंगूठियाँ, पूरे मुल्क कौम में 4-6 है फलसफी, मगर उन्हें इसरार है कि बहस ये बेकार है। समझ में आ सके न जो, समझ में आ सके न जो, ड्रामा वो शाहकार है। हाय मेरी अंगूठियाँ, हाय मेरी अंगूठियाँ, कहाँ चली है ज़ाहिरा, इधर तो लौट इधर तो आ, उज़्मा के जूड़े में देख, बिंदिया के बटवे में देख, जरा तू जाके चेक तो कर, जरा तू जाके चेक तो कर, रूही बानों की उंगलियां, हमारी अंगूठियां। ऐसे तो ना कहें मामा, ये तो है हुजूम में एक्टरा, न समझे इनको बेईमान, न इस कदर हो बदगुमा,
चलो जी किस्सा मुख्तसर, तुम्हारा नुक्ता-ए नजर दुरुस्त है तो हो मगर, बताओ क्या अंगूठियां ले गया तेरा मियाँ। हाय मेरी अंगूठियां, हाय मेरी अंगूठियां उफ़क़ पे हो गई रवा, हाय मेरी अंगूठियां। जबरदस्त, शुक्रिया, वेरी शुक्रिया। नाइस, एक्सेलेंट। शुक्रिया। ये तो बड़ा ही आपने वाकई बहुत अच्छी जी, ये पैरोडी मुझे करते हैं। शौक है और ये मैंने काफ़ी पहले भी हर जगह तकरीबन सुनाया है। हाँ, और इसका नहीं, मुझे very शौक था nice, जी। very nice। इसके अलावा आप बताइए। इसके अलावा परवीन शाकिर की भी शायरी सीरियसली बस पढ़ती हूँ, पढ़ने का शौक है। कुछ तो हवा भी सर्द थी, कुछ था तेरा ख्याल भी, कुछ तो हवा भी सर्द थी, कुछ था तेरा ख्याल भी, दिल को खुशी के साथ साथ होता रहा मलाल भी। बात वो आधी रात की, रात वो पूरे चांद की, चांद भी ऐन चेत का, उस पर तेरा जमाल भी। दिल तो चमक सकेगा क्या, फिर भी तरश के देख लें, दिल तो चमक सकेगा क्या, फिर भी तरश के देख लें, शीशा गरान शहर के हाथ का ये कमाल भी। उसको न पा सके थे जब दिल का अजीब हाल था, उसको न पा सके थे जब दिल का अजीब हाल था, अब जो पलट के देखिए बात थी कुछ और भी। मेरी तलब था एक शख्स, मेरी तलब था एक शख्स, वो जो नहीं मिला तो फिर, मेरी तलब था एक शख्स, वो जो नहीं मिला तो फिर, हाथ दुआ से यूं गिरा भूल गया सवाल भी। सबसे नजर बचा के वो मुझको कुछ ऐसे देखता, सबसे नजर बचा के वो मुझको कुछ ऐसे देखता, एक दफा तो रुक गई गर्दिशे माहो साल भी। शाम की ना समझ हवा पूछ रही है एक पता, शाम की ना समझ हवा पूछ रही है एक पता, मौजे कुए यार कुछ तो मेरा ख्याल भी। वाह, जबरदस्त, जबरदस्त। और ये आपका मुझे सबसे मजेदार चीज ये लग रही है कि आपकी शायरी का अंदाज भी बड़ा अच्छा है, और ये जो फनी है, तो मल्टी फैसेटेड होता है ना एक इंसान की पर्सनालिटी में, बहुत सारी चीजें छुपी हुई होती हैं। जी, मुझे शौक है कि अंदाज से पढ़ना ना, लय से पढ़। अच्छा, जैसे मुख्तलिफ जुबानें होती हैं, उसमें मैंने एक कंपटीशन में बहुत बड़े चैनल की, तो मैंने हैदराबाद दक्कन की ज़ुबान की कॉपी की थी, क्योंकि हमारे किसी रिश्तेदार की वहाँ शादी भी हुई थी। तो उस लैंग्वेज को मैंने थोड़ा सा कॉपी किया जी, ऑब्जर्व किया, कॉपी किया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर मुझे एक नज़म कहीं से मज़ाहिया मिली, तो मैंने वो उस कंपटीशन में जो सुनाई थी और मैं जीती भी थी। शकील सिद्दीकी साहब ने जी मुझे इनाम भी दिया था। जी 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 जी। तो हैदराबाद दक्कनी अंदाज में आप कोई नज़म हमें भी जी जी सुनाइए। जी, उसमें है देखो कितना समझा रहा हूँ मैं, नहीं बोले तो सुनते नहीं। अरे देखो कितना समझा रहा हूँ मैं, नहीं बोले तो सुनते नहीं। अपनी बातें करते जा रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। करने के जो कामा है वो तो वैसे के वैसे ही हैं। अरे नहीं करने के कामा कर रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। मेरे घर में रह के बातें अम्मा बाबा की कर रहे, मेरे घर में रह के बातें अम्मा बाबा की कर रहे। यहाँ का खाकू वहाँ का गा रही, नहीं बोले तो सुनते नहीं। दुबई नहीं तो जिद्दा जाओ, कैसे भी करके यहाँ से निकलो। दुबई नहीं तो जिद्दा जाओ, कुछ भी करके यहाँ से निकलो। अरे उठते बैठते भेजा खा रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। जिस सूरत को मैं मरता था, आई कितनी भोली भाली थी। जिस सूरत को मैं मरता था, कितनी भोली भाली थी। उस पर मेकअप करते जा रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। अब मुंह को मेकअप डालकर जाती उम्र के पीछे मत भागो। अब मुंह पे मेकअप ठोक के जाती उम्र के पीछे मत भागो। आई गई जवानी फिर नहीं आनी, नहीं बोले तो सुनते नहीं। बाला काले करते करते मुंह इतना काला हो रहा है। अरे बाला काले करते करते मुंह इतना काला हो रहा है। बच्चे देख को डरते जाते, नहीं बोले तो सुनते नहीं। अरे अच्छे अच्छे ड्रामा देखो, कितना कितना समझाया। अच्छे अच्छे ड्रामा देखो, कितना कितना समझाया। अरे उल्टी सीधी फिल्मा देख के आ रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। अरे इसके पीछे क्या है, उसके पीछे क्या है, ऐसे वैसे गाने गा रही, नहीं बोले तो सुनते नहीं। सरकारी आर्डर है, अरे बच्चे तीन ही अच्छे
सरकारी ऑर्डर है, बच्चे 3 ही अच्छे। अरे खट्टा खा के उल्टियां कर रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। समधी से जब पूछा कि समधन कैसी है, समधी से जब पूछा कि समधन कैसी है, समधी ने जवाब दिया, शर्मा कर बस इतना बोले, अरे नहीं बोले तो सुनते नहीं। ये बस मैंने अपने स्टाइल से किया था। जबरदस्त जबरदस्त। एक छोटी सी नज़म थी जो मैंने शुरू में एक बलोची चैनल पे से की थी, तो उनको अच्छी लगी थी काफ़ी। क्यों तू अच्छा लगता है, वक्त मिला तो सोचेंगे, क्यों तू अच्छा लगता है, वक्त मिला तो सोचेंगे, तुझ में क्या क्या देखा है, वक्त मिला तो सोचेंगे। सारा शहर शनासाई का दावेदार तो है लेकिन, सारा शहर शनासाई का दावेदार तो है लेकिन, कौन हमारा अपना है, वक्त मिला तो सोचेंगे। हमने उसको लिखा था कुछ मिलने की तदबीर करो, हमने उसको लिखा था कुछ मिलने की तदबीर करो, उसने लिखकर भेजा है, वक्त मिला तो सोचेंगे। मौसम खुशबू बादे सबा, चांद शफक और तारों में, मौसम खुशबू बादे सबा, चांद शफक और तारों में, कौन तुम्हारे जैसा है, वक्त मिला तो सोचेंगे। या तो अपने दिल की मानो या फिर दुनिया वालों की, या तो अपने दिल की मानो या फिर दुनिया वालों की, मशवरा उसका अच्छा है, वक्त मिला तो सोचेंगे। जबरदस्त। अब वो एयर होस्टेस वाला हाँ, एयर होस्टेस का जी मैंने कहा बिल्कुल। फिर हम- वो मैंने अभी अपना एलुमनाई हुआ था यूनिवर्सिटी में, मैंने मास्टर्स किया फिजियो में, तो अभी एलुमनाई हुआ था तो उसमें मैंने वो सुनाया था एयर होस्टेस वाला। मैंने कहा हम जी खत्म करने से सारे पहले आपका तकरीबन ये- जी जी बुशरा अंसारी के ही हैं। मैंने कहा लास्ट में होस्टेस वाला कर लेते हैं ना, जी अच्छा सही। तो ढूंढ ले। वैसे आपकी इर्द गिर्द के लोग एंटरटेन रहते हैं या घर जी में आप नहीं करते? रहते हैं फैमिली में, हाँ, funny। बल्कि वो आती हैं तो मुझसे कहती हैं कुछ कि सुनाइए। हाँ भाई उसका सुनाओ उसका सुनाओ। तो ये पुराने ज़माने का है, इन्होंने किया था बहुत साल पहले, बुशरा अंसारी अच्छा। जब बहुत यंग थी उन्होंने किया था एयर होस्टेस की पैरोडी। तो ज़माने में क्रैडल वाला फ़ोन उनके कान में लगा हुआ था, बीच में सब डिस्टर्बेंस हो रही थी, तो वो जहाज़ पे खड़ी हैं और बीच में डिस्टर्बेंस हो रही हैं, तो उन्होंने फ़ोन लगाया हुआ है, फरमाइए नहाइए दगाबाज, माफ़ कीजिएगा हवाबाज, महफूज और उसके अमले की जानिब से मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। अरे क्या कर रहे हैं, अरे अनाउंसमेंट तो मेरे को पूरी कर लेने दो, समोसे चाहिए। अरे जमीन पे गालियां सुनते हो और आसमान पे समोसे मांगते हो, चुप जो जाओ, अभी मैं बात कर रही हूँ। तो जनाब हम 30,000 फुट की बुलंदी पर परवाज करते हुए इंशाल्लाह, अरे ब्रीफकेस के खाने से बच्चों को निकालो, ये ब्रीफकेस का खाना है, ये बच्चे रखने का खाना नहीं है। अरे मैं तुमको कैसे समझाऊं, मैं तुम्हारे बच्चों को ब्रीफकेस नहीं समझ सकती। अगर किसी की गोद में गिर गए परवाज ना हमवार होने की सूरत में तो मुश्किल हो जाएगी। ख़वातीन व हज़रात, 30,000 फुट की बुलंदी पर सफ़र करते हुए हम इंशाअल्लाह कभी न कभी इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे, क्योंकि जहाज़ पुराना है और कप्तान नया। मुल्की हालात की तरह जहाज़ के हालात भी अच्छे नहीं हैं। कतार नंबर 7 से लेके कतार नंबर 9 तक सियासी गुफ्तगू की ममानियत है, और इकॉनमी क्लास की कतार नंबर 2 से लेके कतार नंबर 15 तक सियासी गुफ्तगू की, बेहुदा गुफ्तगू की ममानियत है। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि आप अपनी बेल्ट बांध लीजिए। अरे मेरी शक्ल क्यों देख रहे हो, मेरी शक्ल क्यों देख रहे हो, अपनी शक्ल देखो, सुबह कंघी करके भी नहीं आए हो, मानी चाहिए। अरे मानी की पहले फिक्र हो गई, पहले मुझको अनाउंसमेंट तो कर लेने दो, अभी लाती हूँ खाना, अभी लाती हूँ। ख़वातीन व हज़रात मुतवज्जा हों, जहाज़ पर ही बैतुल खला का इंतज़ाम है। मुसाफिरों से दरख्वास्त है कि बैतुल खला के लिए फ़ज़ा में ना जाएं, क्योंकि बैतुल खला से वापसी का कोई इंतज़ाम नहीं है। जी मैं अभी आती हूँ। अरे इकॉनमी क्लास में मैं अकेली हूँ, क्या बात है, कप्तान बुलाता है, कप्तान से कहो मैं बाद में आऊंगी, जमहूरियत है, पहले लोगों का काम करना होगा। क्या अपनी बेल्ट बांध लीजिए। तो इसमें क्या तुम्हारी बेल्ट मैं बांधूं, अपनी हिफाजती बंद बांध लीजिए। तुम्हारी बेल्ट मैं कैसे बांधूं, अरे मेरे को बहुत काम है। क्या तुम अखबार पढ़ रहे हो, नहीं मैं नहीं बांध सकती। क्या खाना अच्छा नहीं है, अरे दाल नहीं गली, तुम्हारी दाल गलती है अपने घर में, यहाँ एयरलाइन में भी किसी की दाल नहीं गलती।
तो जनाब अब हम देखते हैं कि अखबार चाहिए। अरे कोनी को सीधी करके बैठो, अपनी गर्दन को पुश्त की तरफ से सीधे रखो कुर्सी को। जनाब तो अखबार चाहिए? अखबार नहीं है यहाँ, तो पुराना अखबार है मेरे पास, उसको नई खबरें पढ़ोगे तो जहाज से छलांग लगा दोगे। बस एक छोटा सा एक जरा वो सी उदास सी पोयम है। न गिला किया न खफा हुए यूं ही रास्ते में जुदा हुए, न गिला किया न खफा हुए यूं ही रास्ते में जुदा हुए, न तू बेवफा न मैं बेवफा, जो गुजर गया सो गुजर गया। वो गजल की एक किताब था, वो गुलों में एक गुलाब था, जरा सी देर का कोई ख्वाब था, जो गुजर गया सो गुजर गया। मुझे पतझड़ों की कहानियाँ न सुना सुना कर उदास कर, मुझे पतझड़ों की कहानियाँ न सुना सुना कर उदास कर। वो खिजा का फूल था मुस्कुरा जो गुजर गया गुजर गया। वो उदास धूप समेट कर कहीं वादियों में जा बसा, वो उदास धूप समेट कर कहीं वादियों में जा बसा। उसे दिल मेरे न तू दे सदा, जो गुजर गया सो गुजर गया। ये सफ़र तो कितना तवील है, यहाँ वक्त कितना कलील है। ये सफ़र तो कितना तवील है, यहाँ वक्त कितना कलील है। कहाँ लौट कर कोई आएगा, जो गुजर गया सो गुजर गया। वाह जबरदस्त, थैंक यू सो मच आलिया। बहुत शुक्रिया। इतने सारे फ्लेवर हमें थोड़ी देर में देने का। अल्लाह ताला आपको ऐसी हंसता खुश रखे। और दूसरी बात ये कि ये जो टैलेंट होता है ना इसमें, ये बड़ा यूनिक होता है, क्योंकि आमतौर पे हम एक दूसरे से बातें करते हैं उनको उदास ज़रूर करते हैं, परेशान करते हैं, या हमारे पास जो कॉन्वर्सेशंस होती हैं वो ज़्यादातर परेशानियों के बारे में होती हैं। टेंशन्स होते हैं, टेंशन है कि ट्रैफिक ज़्यादा है, मुल्क के हालात अच्छे नहीं हैं, बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, महंगाई लोगों को। हाँ, लेकिन एंटरटेनमेंट एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है सदका होता है। आप लोगों को एंटरटेन करते हैं, थोड़ी देर के लिए कोई अगर आपकी वजह से मुस्कुरा रहा है तो आपकी ज़िंदगी का मकसद तो पूरा हो गया। जी बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। आपका बहुत शुक्रिया, आप सबने मुझे बुलाया, इतना बहुत अच्छा लगा मुझे। यहाँ पे यहाँ का माहौल देख के बहुत अच्छा लगा। चलें, बहुत शुक्रिया एंड वी आर वेरी हैप्पी। और कभी आपको दोबारा हम जहमत देंगे तो कभी एंटरटेन करने आप हमारे व्यूअर्स को ज़रूर आएगा। तो ऑल द बेस्ट, आप जो भी कर रही हैं अल्लाह ताला उसमें आपको बरकत दे, कामयाबियाँ दे। तो जनाब आली, यकीनन आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा, मुझे तो बहुत मज़ा आया। इनका जो अंदाज़े बयां है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, और जितनी इंटरेस्टिंग है मज़ेदार शायरी और जितनी सारी चीज़ें लेकर आई थी, तो ये थोड़ी देर में एक बड़ा पावर पैक था जिसको हम सब उससे महसूस हो रहे थे। अभी मैं एक ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के फ़ौरन बाद मैं आपको लेकर जा रही हूँ किचन में, जहाँ हमारी होम शेफ़ मौजूद हैं और वो हमारे कबाब जो हमारे लिए कबाब बनाए थे वो रेडी हो चुके हैं। इसके साथ कोई डिफरेंट सी रोटी बना रही हैं, वो क्या बना रही हैं आप अभी जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। मैं मौजूद हूँ सर किचन में और यहाँ पे इतनी अच्छी खुशबू आ रही है क्योंकि वो जो कॉर्न कबाब थे वो रेडी हैं, और एक मैंने भी ब्रेक में कॉर्न कबाब खाया भी है एंड इट्स सो गुड, सो डिलिशियस कि मैं सोच रही हूँ कि इसको घर पे ट्राई ज़रूर करूँगी। मैं नहीं करूँगी तो बच्चों को रेसिपी दिखाऊंगी, कहूँगी चलो ट्राई करो, मुझे खिलाओ। अब हम बना रहे हैं नबीला जी, अब हम एक नई सरप्राइज सी रोटी बना रहे हैं। अच्छा, जो हमारे देखने वाले जो हैं वो भी होंगे, भाई आम रोटी तो बनती है, हाँ, आप लोग खाते हैं, अच्छा बेसन की रोटी भी बनती है। अब ये आपने चैनल्स पे भी देखा होगा, तरकीबों में सुना होगा। मुझे आपको मैंने कहा था ना जैसे कि कुछ नया करने का, हाँ, कुछ नया करो। अब ये अलग बात है कि किसी को पसंद आए ना आए, पसंद ना आए तो पैसे वापस। नहीं, हम तो कहते हैं भाई जिसको पसंद है खा ले, मगर टेस्ट जरूर करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हम किस चीज़ की रोटी? अब हम ये सरप्राइज शो खत्म कर देते हैं। आज हम बना रहे हैं शकरकंदी की रोटी। शकरकंदी की रोटी, शकरकंदी की खीर तो बड़ी कॉमन है। अच्छा, शकरकंदी जो है वो आप ठेलों पे आम दस्तयाब खाते हैं और बड़े शौक से लोग खाते हैं। तो मुझे मेरी घर में, क्योंकि अम्मी और उन लोग को देख के लोग सीखते हैं, तो मुझे एक यूनिक चीज़ सीखने का शौक था। तो मैंने अपनी अम्मी और मेरी फुप्पी और वो लोग नई नई चीज़ें, अच्छा मेरी फुप्पी जो थी वो बाहर से सीख के आती थी, यूरोप फ्रांस वहाँ जगहों पे रहती थी। जब वो आती थी तो नई नई चीज़ें ऐसी ऐसी, तो मुझे भी वो एक बचपन का याद रह जाता है। तो जब मैंने भी इस तरह वो किया, तो अब जब मैंने ट्राई की, तो आप यकीन कीजिए कॉम्प्लीमेंट मियाँ देते हैं या नहीं देते, तो कभी रोटी पे मुझे कॉम्प्लीमेंट नहीं मिला। एक दिन मैंने सरप्राइज उनको रोटी दी और कीमा बना के दिया और मैंने उनको खाने को दिया। अब जब वो खाने लगे तो पता है महवेश उन्होंने क्या कहा, कहने कुछ गड़बड़ है। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे आज रोटी इतनी अच्छी।
आप यकीन करें मेरा खुशी के मारे बुरा। अब वो कहने लगे कुछ तो बात है, आप ऐसी रोटी जबरदस्त बना ही नहीं सकती। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा मैं नहीं बताऊंगी। आप यकीन करें उन्होंने खाई, उन्हें पता ही नहीं चला, मगर कहने लगे रोटी बड़े मजे की है। बस वो शकरकंदी की थी और डिफरेंट टेस्ट, तो मुझे तारीफ सुनने को मिली। फिर मेरे बच्चों ने जब खाई उन्होंने भी कहा मामा ये क्या सरप्राइज है, बता ही देना। मगर इसमें एक बात ये है कि अगर आप इसको बना रहे हैं तो अक्सर शकरकंदी बहुत मीठी होती है। तो उसके लिए मैं आपको ये सबको बताऊंगी कि शकरकंदी अगर ज़्यादा मीठी है तो रोटी बनाते हुए मीठा अच्छी नहीं लगेगी ना, तो आप थोड़ा सा नमक और स्पाइस मतलब कुटी मिर्च भी डाल सकते हैं और काली मिर्च डाल सकते हैं। तो उससे ये होगा कि आपका थोड़ा सा बराबर हो जाएगा, मीठा मीठा लगेगा। बिल्कुल। अब आपने कितनी शकरकंदी ली? जी अब ये देखें, अब ये मैंने ली हुई है, समझ आप इसका हिसाब रख सकते हैं, ये आप 1 कप ले लें या 1.25 कप भी ले सकते हैं। एक बड़ी शकरकंदी ली? एक बड़ी, हाँ मतलब 1 बिग ले लें या 2 छोटी ले लें। ठीक है, उसको बॉईल किया और मैश कर लिया। अच्छा इसमें एक धागा सा होता है ना शकरकंदी में, उसको निकाल दें वरना पूरा मुंह में आए और वो खाते हुए सही नहीं है। अच्छा ये आपने मैश करके, अब ये पूरी एक बड़ी शकरकंदी है जो बॉईल हुई है। और मैं आपको ये भी बताऊं सबके लिए, बल्कि एक टोटका है कि सब कोई लोग पानी में उबालते हैं और इसको तवे पे रख के करते हैं। तो इस आपको कोई जरूरत नहीं पानी में ज्यादा उबालने की, उससे बड़ी अजीब सी और ज्यादा नरम हो जाती है। 1 कप या आधा कप समझ लें स्टीम करने के लिए पतीली में डालें और उसमें शकरकंदी अच्छी तरह से धोकर उसमें रखें और उस पर कपड़ा ढक दें, फिर तवा ढकें और फिर वो स्टीम में शकरकंदी जबरदस्त, सही, ना कि पानी में डाल रहे हैं और तवे पे रख के घंटों निकाल रहे हैं। सही। बस आपको झटपट करनी है तो उसमें कर लें। जबरदस्त। अच्छा इसमें आप कह रही हो धागा सा अभी भी अगर हाँ, मगर ये रहने नहीं, लंबे लंबे भी होते हैं तो छोटे हैं। अच्छा छोटे के खैर है। मगर अगर आपको लगता है ज्यादा बड़े हैं तो आप इनको हटा सकते हैं। अच्छा ये एक बड़ी शकरकंदी हो गई। अच्छा अब ये जो है एक चमचा मैदा है, हाँ ये आपको फुल पूरा 1 कप डालना है। 1 कप मैदा? 1 कप मैदा, हाँ ठीक। आटा नहीं मैदा? मैदा, हाँ ठीक है। नहीं मैं आपको बताती हूँ अभी आटे का ही बताती हूँ। आप इसमें देखें अगर आप ये कर रहे हैं और अच्छा इसकी बाइंडिंग के लिए ये हिसाब है, अगर आपको लगे 1 कप कम है तो आप, अच्छा अब ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने आटे से बनाया है। इसमें आप लोग अगर घर में नहीं है मैदा और आप कह रहे हैं हमें झटपट रोटी बनानी है शकरकंदी से, आप इसमें आटा डाल के बना सकते हैं। टेस्ट ज्यादा अच्छा किससे आएगा? टेस्ट मैदे से आता है। हाँ, इससे ये हो रहा है कि शक्ल इतनी अच्छी नहीं बनती, मगर आटे से आप देखें ना कि डाल सकते हैं आप। ठीक, अच्छा इस तरह का टेक्सचर होगा? हाँ ऐसा होगा। हाँ ठीक है, तो ये आटे वाला ये है और ये आपने मैदे के साथ गूंदा हुआ है। ये मैदे एक आप हमें सामने दिखा रही हैं। अच्छा अब अजवाइन मैंने आपको कहा था मेरी फेवरेट है, आप तो ये इसमें डालते हैं? ये आप 2 चुटकी इसमें डालने, ये पकौड़ों में और चीज़ों में, रोटी में ये बहुत अच्छी लगती है। 2 चुटकी मैंने इसमें डाली, ठीक है। अच्छा अब ये ऑयल है तो ये 1.5 टेबल स्पून के करीब। सही है। 1 कप शकरकंदी हमारे पास, एक बिग कर लें आप। एक बड़ी शकरकंदी है। अब मैदा कितना हमने लिया? मैदा 1 कप। 1 कप मैदा लिया। अच्छा इसको बढ़ा सकते हैं अगर आपको लगे कि बहुत ज्यादा नरम हो रहा है या अच्छी से मिक्स नहीं हो रहा, तो फिर आप इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। ठीक है। अच्छा अब ये देखिए नमक है, ये आपका अपने बहुत कुछ लोग कम खाते हैं तो ये ½ टीस्पून में डाल रही हूँ, मगर ये आप इससे बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा अब इसको आपको दूध से गूंदना है? दूध से, और 1.5 टेबल स्पून डालें। अगर आपको लगे नहीं मिक्स हुआ अच्छी तरह ड्राई है आप आधा, मगर ये ना करें कि 4 चमचे इकट्ठे डाल दिए। ठीक है। बस ये थोड़ा सा डाल के फिर अब इसको हाथ से आप गूंदेंगे? हाँ अब इसको अच्छी तरह से, अच्छा मेरी आदत है मैं शुरू में ना चमचे से पहले मिक्स कर लेती हैं ताकि जी फिर अपनी महारत दिखाती हैं हाथ से। अच्छा मैं अभी से रख दूं? बिल्कुल रख दें ताकि आप कह रही थी ना ये बहुत गर्म होना चाहिए। जी हाँ। अच्छा जी ठीक है। अच्छा देखिए अब इसमें मुझे लग रहा है कि ज़रूरत है दूध की, तो फिर आप इसमें समझ लें अब ये 3 टेबल स्पून हो गए। सही है। अच्छा और मैं आपको यही बताऊं कि मुझे क्योंकि मैं टोटके की भी बड़े एक्सपेरिमेंट करे हुए मैंने, और मैंने शो भी किया हुआ है बाकायदा, एक टोटकों का शो। हाँ तो मैं बाकायदा लाइव करके वहाँ पे सब करके दिखाती थी। तो मुझे ये है कि जो मैंने किया हुआ हो एक्सपेरिमेंट तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं सबसे शेयर करूँ। तो ये शकरकंदी में आपको ये है कि अगर आपको इसको स्टोर करना है, आप कह रहे हैं भाई फ्रीज कर दें, तो एक्सपेरिमेंट करके अंदाज़ा हो जाता है कि आप फिर कर सकते हैं कि नहीं। तो इसको आप काट कर, छिलका उतार कर इसके छोटे छोटे पीस कर लें, गोल 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 पीस काट लें एक शकरकंदी के, और उसको जिप लॉक बैग में बंद करके उसको रख दें फ्रीजर में। अब आप रख देंगे मगर उबली भी नहीं उबली भी नहीं, कच्ची। अच्छा रख दी, मगर अब ये है कि आप चाह रहे हैं कि बिल्कुल सही हालत में निकल आए, कुछ दिन बाद यूज करनी है। अब किसी को चाहिए कुछ दिन बाद, और सीजन नहीं है, तो आप इसको रख तो देंगे, मगर जब वो निकलेगी ना फ्रीजर से एकदम से उसका रंग खराब सा निकलेगा, सब होगा। अब आपको यूज करनी है तो कम से कम आपका ये तो हो सकता है ना कि काम आ गई, तो उसका पूरा ऊपर का सब हिस्सा कटेगा, हल्का हल्का निकलेगा, और जो अंदर से फ्रेश निकलेगा। मगर ये बहुत अच्छी हालत में नहीं रहती
शकरकंदी फ्रीज नहीं हो सकती, इस तरह आलू नहीं हो सकता। हाँ बस बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि इसके अंदर वाटर कंटेंट होता है ना। जी हाँ, जी तो ये जैसी बाहर निकलती है एकदम पिघल जाती है। जी, तो सही। ये चीज़ें इसको नहीं वो कर सकते। ठीक है, और मैंने वो जो आपको उसको अब बताया था कि आपको इनकी जरूरत नहीं है ना, मैं हटा दूँ ये दोनों? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्या बताया था आपने? मैंने आपको जो वो कॉर्न कबाब बनाए थे, तो उसमें मैं आपको ये भी टोटका सबको अपने बता दूं लोगों को कि भाई अगर कॉर्न आपको भुट्टे, जो खवातीन है, बच्चियां जो नई शुरू करती हैं कुकिंग वगैरह, तो भाई वो चाह रही हैं भुट्टे का नहीं मिल रहा घर में, इस सब हमें फौरी चाहिए है, तो वो इसके लिए कर सकती हैं कॉर्न लें, उनको सारे दाने निकालें और या फिर भुट्टे साबुत उबाल के उनको करके पूरे पानी में उबालें और सारे दाने डालने के बाद उसमें नमक डालें थोड़ा सा अपने हिसाब से, अगर 1 किलो के करीब है तो कॉर्न में 1 टेबल स्पून नमक डाल दें और 2 चमचे चीनी। अब ये आपके जो स्टोर होता है फ्रीजर में करेंगे उसके लिए फायदा है, तो ये आप उसमें डालें, उसमें उबालें, उसको भी छानें, जब अच्छी तरह से छन जाए, बॉईल हो जाए, उन सारे छानने के बाद आप उसको करके थैली में करके फ्रीजर में रख दें, फिर आपको कॉर्न घर में अवेलेबल है। ये चीज अब ये देखिए हमारा ये गुन गया। जी जी बिल्कुल। सही। अब हम इसकी रोटी बनाएंगे। अच्छा, गुनने के बाद कितनी देर तक हम इसको छोड़ ये दें? मैं तो रखती हूँ, आटा रखना चाहिए थोड़ी देर। आधा 1 घंटा छोड़ दिया? हाँ, आधा घंटा, कोई ऐसी बात नहीं है, आधा घंटा डो अब ये पहले आपने गून लिया था। हाँ। और अब हम इससे रोटी बनाएंगे। जी हाँ, अच्छा, ये अच्छा खासा हीटअप है क्या? नहीं सही है, कोई सही मसला नहीं, है। बिल्कुल। नीचे वो खुश्क क्या डालेंगी या कोई ऑयल डालेंगे? कैसे करती हूँ, कुछ लोग तो बड़े एक्सपर्ट हाथ को ग्रीसी किया मगर हम नहीं कर पाते। हाँ, आदमी का कहते हैं ना अलग वो एक्सपीरियंस होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप इस पे वो करेंगी? जी। और टिश्यू भी ले सकती हैं अगर आप चाहें तो। चाहिए आपको? मैं दूं? मार्बल पे और टॉप मार्बल पे कर लेती हूँ, तो मैं आपको जगह बना देती हूँ ना जी। ये 1 मिनट, ये चीज़ें हटा देती हूँ जी, ताकि आपके पास अच्छी खासी जगह हो जाए इसको बेलने के लिए। अच्छा, अब मैंने इसमें कोई कुटी मिर्च, लाल मिर्च, काली मिर्च नहीं डाली है, मगर इसमें आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं। मुझे क्योंकि पराठा, मीठी रोटी और चीनी की अच्छी लगती है, तो मैं तो एंजॉय करती हूँ। शक्कर वाला पराठा भी बनता है ना, बड़ा मजेदार होता है। ये समझ लें। हाँ, बड़ा मजेदार होता है। हाँ, गुड़ की और रोटी अच्छा, भी बनती है। मैं भी आपको एक बात बड़ी अच्छी बताऊं और मेरे सुनने वालों को भी कि आपको अगर कभी घबराहट हो रही है और डिप्रेशन हो रहा है तो शकरकंदी यूज करें। अच्छा, जी हाँ, शकरकंदी जो ज्यादा यूज करते हैं और उनको डिप्रेशन जरा कम होता है। ओह रियली? कुछ मीठा चीज़ों- खाने वाले लोग खुश रहते हैं जी ना? हाँ। लेकिन अगर किसी को डायबिटीज है तो शकरकंदी खास वो तो केयर से यूज करते हैं, कोई चीज़ ज़्यादा तो लेनी ही नहीं चाहिए, मगर ये है कि शकरकंदी क्योंकि नेचुरल कुदरती वो है, तो मेरे ख्याल में तो इसमें हर्ज नहीं है। उससे बेहतर है जो शक्कर हम लेते हैं और चीनी खाते हैं। सही बात है, नेचुरल शुगर कहते हैं जिंदगी में अगर आपको सेहतमंद रहना है तो चीनी और छोड़ तो दें। चीनी छोड़ दें। हाँ, दोस्ती हमारे खत्म। शो पे जितने भी डॉक्टर्स आते हैं वो यही कहते हैं कि चीनी छोड़ दें। अच्छा, मैंने आपको बताया ना मुझे तो इतना नई नई चीज़ें करने का शौक है कि मैं इतना एंजॉय करके कई बार तो चीज़ें नई ट्राई करती हूँ, गड़बड़ हो जाती है, मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, मुझे बस मजा अच्छा, आता जो है। चीजें गड़बड़ होती हैं फिर हाँ। कौन खत्म करता है? छुपा देती हूँ मेरे मियाँ के सामने नहीं लाती। बस मुझे ये होता है कि चीज़ खिलाऊं तो अच्छी तो हो, ऐसी तो ना हो ना कि आदमी निवाला भी ना ले सके, तो मैं कोशिश करती हूँ। नहीं तो खत्म कौन करता है? कचरे में तो नहीं जाती होगी नहीं, गड़बड़ नहीं, चीज? ये तो मैं आपको बल्कि मैं अपने व्यूवर से भी शेयर करूंगी और लोगों से कि ना रिस्क की कदर करें। सही बात है। जितनी महंगाई है ना उसमें मैं तो कहती हूँ बासी रोटी है मेरे घर आती है अभी, क्योंकि गैस का मसला चल रहा था और चल रहा है, तो मेरे घर अगर कोई रोटी आती है, मेरे हस्बैंड माशाल्लाह इकट्ठी 2-3 दिन की रोटी ला के देते हैं मुझे, तो वो मैं फ्रीजर में रख देती हूँ। हर डेली मैं ये करती हूँ, पानी लगाया, पानी गरम तेल कर लिया। से गरम कर मगर लिया। आधा टुकड़ा भी मैं जाया नहीं करती, अल्लाह का शुक्र है। और मेरे मियाँ कहते हैं हमेशा शुक्र करना चाहिए, तो ये चीज़ है। सही और बात आपको है। तो पता है जो महंगाई में हालात हैं। सही बात है, रिस्क की कदर जरूर हाँ, करनी। अब मैं आपको बड़े मजे का एक लतीफ़ा ही सुनाऊं कि ना एक औरत थी, अपने मियाँ से बहुत मोहब्बत करती थी। इसको हम डाल दें? हाँ, डाल देते हैं। तो वो जो है अपने मियाँ से कहने लगी अगर मैं मर गई तो तुम दूसरी शादी कर लोगे? हैं, कब करोगे? तो उसने मियाँ ने कहा तुम इतने प्यार से पूछ रही हो तो बता ही देता हूँ, आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा है, मैं सोच रहा हूँ कुल वाले दिन तीसरे दिन ही कर लूँ। गुड वन। तो महंगाई की वजह से अभी गर्म है ना, अच्छी तरह से। हाँ, अच्छा, दूसरा आप बना रही हैं? अब हम हाँ, एक आध और बना कर लें, लेते हैं। हम फिर दिखा देंगे नाजरीन को। मैं तो कहती हूँ सबको, लड़कियों को, बच्चियों को, चाहे वर्किंग हो, घर में रहें, कुकिंग करनी चाहिए।
बिल्कुल मैं भी सही कुकिंग बात आनी है। चाहिए, आनी तो हाँ, ये इमरजेंसी देखिए पड़ जाए, लाइफ स्किल है ना। कभी हालात ऐसे होते हैं कि बाहर से भी आप ऑनलाइन नहीं मंगा पाते, ऐसा हो जाता है, Of course. ऑनलाइन सर्विस बंद हो गई, अब आपका दिल चाह रहा है, मेहमान आ गए, आप क्या करेंगे? आपको इतना आना चाहिए कि बिल्कुल हाँ। शौक हो नहीं हो, लेकिन देखिए लाइफ स्किल है, क्योंकि आपको जिंदा रहने के लिए खाना खाना होता है, खाना खाने के लिए पकाना आना जरूरी है। और जरूरी नहीं है महविश के हमेशा घर वाले तारीफ कर रहे हैं, मुझे ये नहीं होता कि मेरे मियाँ बच्चे तारीफ करें, ऐसा हर वक्त नहीं होता, जाहिर है आप करते करते सीखते हैं। और बल्कि मैं आपको ये भी कहूँ कि किसी ने अफलातून से पूछा कि कौन सी ऐसी सच्ची बात है जो नहीं करनी चाहिए हमें और नहीं बोलनी चाहिए, तो पता है अफलातून ने क्या कहा? तारीफ, अपनी तारीफ। अपनी तारीफ, है ना। सही बात है। वैसे आपका क्या बिलीव है? मेरा बिलीव है कि तारीफ वो है जो दूसरे करें और उसके अच्छा, आपने उनको बिल्कुल पैसे भी ना दें। exactly, हाँ। जैसे अभी मेरी एक फ्रेंड है, तो कोई बात हो रही थी ब्रांडिंग पे, तो मैंने उसको पता नहीं क्या बात हुई, तो मैंने ऐसे कहा कह रहे नहीं भाई मैं किस काबिल, तो कह रही नहीं नहीं आप इस काबिल है। मैंने कहा यही तो मैं सुनना चाह रही थी, आप इतनी कसरे नफसी से काम लें कि दूसरा बोले अरे क्या बात कर दी आपने। नहीं यार, तारीफ होती ही वो है जो दूसरी करें, अपने मुंह से, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने कितना का। कर लेंगे आप? आपको जब भी पता चलता है ना कि आपका दूसरा खुश हुआ। इवन आप देखिए जो इश्तेहारात होते हैं वो कह रहे होते हैं सबसे बड़ा चैनल या सबसे बिल्कुल, बड़ी बिल्कुल। या फिर जो साबुन है ना कि ये सबसे अच्छा कंज्यूमर बताता है कि ये जब वो चीज़ यूज अच्छी है। करेगा हाँ, तो ही वो हाँ, रिजल्ट देगा हाँ, ना, बिल्कुल तो सही। जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो भी बेकार होते तो हैं, आप ये देखिए कंज्यूमर ना, एक्सपीरियंस। आजकल तो ब्रांड ऑनलाइन जो चीज है सब रिव्यू आप चेक करें, रिव्यूज पे होता है। रिव्यूज पे होता है सब कुछ, बिल्कुल सही बात है। और आप ऑनलाइन उसमें देख लेना, हम टैक्सी करवा रहे हैं, हम बाहर से हम देते हैं, स्टार तो रेटिंग देख हम लेते हैं। और ये बहुत अच्छी चीज है, हम रिव्यूज confident हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। बल्कि ये मुझे पता चला है जो इन ड्राइवर ऐप है जिससे हम बुक कराते हैं, तो वो हम जैसे उन्हें रेट करते हैं, इस तरह वो हमें भी रेट करते हैं। अच्छा, जी ये तो आज मुझे मुझे किसी पता ने जी तो मुझे भी कुछ अरसे पहले किसी ने बताया, तो मैं गाड़ी डिफेंस क्लिफ्टन के अंदर तो गाड़ी चला लेती हूँ, लेकिन अगर मुझे कहीं दूर जाना हो तो मैं कोई राइड बुक करवा लेती हूँ। तो वो मुझे जब किसी ने बताया ना, तो फिर उसके बाद मैं किसी राइड पे बैठी, तो मेरे अंदर था, मैंने कहा पूछो उससे, मैंने ऐसे कहा, मैंने कहा भाई आप लोग कस्टमर्स को भी रेट करते हैं? कह रहे जी करते हैं। मैंने कहा अच्छा बताएं मेरी रेटिंग कैसे चेक की? कहते हैं क्या करती हैं आप, 4.9 है। मैंने कहा कुछ भी नहीं करती, खामोशी से पैसे दे देती हूँ जितना मगर ये बोल बात रहे तो हैं। मुझे आज पता लगी। अब आप अपनी रेटिंग जबरदस्त। पूछेगा कि अजीब सी बात है अपनी रेटिंग पूछे, लेकिन वाह, पूछेगा कि आप हाँ मेरी रेटिंग। और यही वजह होती है कि कई दफ़ा आपकी अगर रेटिंग ख़राब हो जाती है तो वो आपको राइड वो बुक नहीं करते, वो देखते हैं अगर आपकी आ रही है अच्छा, तो वो आपको कई बंदा चिकचिका है, हाँ, तो वो हमें भी रेट करते हैं, हम उन्हें रेट कर रहे होते हैं, वो हमें भी करते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा महसूस हुआ कि मेरी बड़ी अच्छी रेटिंग है इन ड्राइवर पे। मुझे बड़े फनी अंदाज करे क्या करती हैं आप? मैंने कहा कुछ भी नहीं करती। वैसे कहा जाता आपके है, एक्स्ट्रा पैसे देती हैं? कहा जाता है कि मीठे लोगों से मिलके पता चला कि कड़वे लोग सच्चे ही होते हैं। अल्लाह मैं बड़ी मीठी हूँ ऐसे। नहीं, ये बात ये नहीं है। मैं कहती हूँ अगर आपको कोई किसी को बतानी हो ना, क्रिटिसाइज भी करना, आपका लहजा इतना सॉफ्ट होना चाहिए और आप इतने प्यार से उसको Second करूँगी, समझाएं। exactly. क्योंकि मेरा काम, मैंने कभी भी किसी से बदतमीजी करके नहीं निकलवाया। अगर मुझे कुछ तंबीह भी करनी होती है तो मैं प्यार से बिठा के समझा देती हूँ। और यकीन करें कि मुझे फिर कभी किसी ने वो नहीं किया, मायूस नहीं किया। अगर मैंने एक दफ़ा किसी से कुछ कह दिया तो हमेशा लोग मेरी बात का ख्याल करते हैं। और मुझे कभी अपनी आवाज़ ऊंची नहीं करनी पड़ी, मैंने किसी से बदतमीज़ी नहीं की, चीखम चिल्ली नहीं की। मेरा ईमान है कि हर शख्स इज्जत और मोहब्बत का भूखा होता है, डिजर्व करते हैं, और हम हर भी, इंसान, और हम डिजर्व करते हैं। और महविश ये बात सही है, आपको सही नहीं लग रहा सामने वाला बंदा, भाई आप कतई ताल्लुक ही नहीं कर रहे, आप सलाम आप हाँ, ये तो हज़रत अली का भी कॉल है ना कि अपना डिस्टेंस मेंटेन करें, ज़्यादा मेल जोल आपको बीमार करता है। तो दूसरी मैं जो अपने शोज़ में बहुत दफ़ा कहती हूँ कि आपका हर लफ्ज़ ना अल्लाह ताला की बारगाह में रजिस्टर हो रहा है। बिल्कुल। तो चाहे वो आप अपना नौकर है, आपका काम करने वाला कोई भी है, आपका या आपसे बड़ा है छोटा है, आपके रिश्तों में बड़ा या छोटा है, अगर उसका दिल दुख गया और आप दुखा के आगे चले गए, अल्लाह के यहाँ तो उसकी बख्शिश नहीं है ना। और ये तो कहा जाता है हाँ। कि हुकूकुल इबाद जो है जी, अल्लाह ताला कहता है मैं अगर बंदे नमाज़ें का दिल दुखा है तो आपको, हाँ, ये बात तो बिल्कुल अल्लाह सही ताला है। शायद नमाजें माफ़ कर दे, रोज़े माफ़ कर दे, दुखा हुआ दिल अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। तो मैं तो इस मामले में बहुत कॉन्शियस रहती हूँ कि मुझे अगर नाराज़ भी हूँ तो मैं आप बहुत दूर हट तमीज़ जाओ, से, मगर बुरा एक लफ्ज कह के या बेइज्जती करके क्योंकि दिल मत तोड़ो। हमारे अंदर ना इतना वो नहीं है, इतना गुर्दा नहीं है कि हम किसी से माफ़ी मांग लें। बिल्कुल। माफ़ी मांगना आसान नहीं होता, ये कहना आसान होता है ओ आई एम सो सॉरी, ये वो सॉरी कहना, और ये कहना कि मैं वाकई आपसे माफ़ी मांगता हूँ, इसमें फ़र्क है। तो माफ़ी जब मांगने का हौसला नहीं है तो दिल भी ना दुखाएं किसी का। हालांकि महविश कोई बात नहीं, अगर आपसे गलती हो जाए तो आप एक्सेप्ट कर लो। हाँ। बल्कि मैं तो कहती हूँ ऐसी सिचुएशन है कि आपको लग रहा है कि ऐसा मामला नहीं समझ रहा और आपको लगता है कि आप कोई दूसरा गलत कह रहा है, तो बल्कि ये तो हदीस में है कि आप हक पर हो और कोई आपको बेइज्जत कर रहा है या आपका दिल दुखा रहा है, आप तब भी दरगुजर करके ना
उसको वो कर दो कि नहीं तुम सही हो, तो इसके लिए जन्नत के दरवाजे का वो जामिन होगा, वो दरवाजे खुल जाएंगे। क्योंकि वो है ना कि अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है और माफ़ी को पसंद करता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसलिए बेहतर है कि इवन ये भी कहना कि मैं जी अपना मामला अल्लाह पे छोड़ता हूँ, भाई आप माफ़ करके आगे बढ़ जाएं, आपको नहीं पता कि आपको कितनी ज़रूरत पड़ेगी उस माफ़ी की। ये हमारी रोटी रेडी हो गई है और हम इस रोटी को, अच्छा ये बहुत अच्छा किया नबीला ने, अगर हम दिखा सकते हैं कैमरा में, नबीला हमारे लिए घर से चिकन का कीमा भी बना कर लाई हैं, जो कि अभी हम मज़े ले लेके खाएंगे। अच्छा, गरम गरम कीमा हो और दम का कीमा हो या खड़े मसाले का कीमा हो, तो ये चिकन का है, तो इसके साथ आप इसको लें तो एक नया सा टेस्ट आपको मिलेगा। बाकी रोटियां हम ऑफ द कैमरा बना लेंगे। नज़र आ रही है अगर हम कैमरा में दिखा सकें तो ये हमारी रोटी तैयार है, कबाब तैयार हैं और ये मज़ेदार सा कीमा जो कि नबीला अपने घर से बना कर लेकर आई हैं वो और ये आपके लिए स्पेशली मैंने बनाया था कि आप एक गरम गरम रोटी से। बिल्कुल मैं खाऊंगी, अभी खाऊंगी। क्या इधर कर दें हम ये सब कुछ? अच्छा कर देते हैं। नबीला ये बताइए कि आपका हमारे साथ आज तजुर्बा कैसा रहा? भाई महविश माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आपका टीम, आपका चैनल, आप लोगों से मिलके, स्पेशली आपसे जब मैं मिली हूँ तो मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गई कि मैं कहूँगी कि अमेजिंग एक्सपीरियंस, ज़बरदस्त। चलें फिर हम आपको दोबारा भी ज़रूर बुलाएंगे। अब मैं, अगर ये नज़र आ गए, मैं ले रही हूँ जनाब आली इजाज़त। ठीक ठाक हमारा प्रोग्राम आज लंबा हो गया मगर बहुत एंटरटेनिंग था, तो कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। कल भी बहुत मज़ेदार प्रोग्राम लाइंड अप है, एक नई होम शेफ़ हैं, इसके अलावा जो टॉपिक्स हैं वो भी बहुत इंटरेस्टिंग हैं, तो आपने कल फिर ट्यून इन करना है। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखें। मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।